फर्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम होने वाला है उसमें, क्योंकि यूपीपीएससी का मैं पैटर्न देख रही थी, मैच लिस्ट वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं और ये इसी क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर इस तरीके के मिलेंगे। यहाँ पे पूछा गया है तो ये जो स्टेजेस दी थी ये फ्लूइड ने दी थी, फ्लूइड की साइकोसेक्सुअल स्टेज जो डेवलपमेंट है वो बोला गया था। उसने जो है स्टेज बताई थी, पहली स्टेज होती है ओरल, दूसरी एनल, तीसरी होती है फैलिक जो कि क्वेश्चन में नहीं है, मैं बताती हूँ अभी, चौथी होती है लेटेंसी एंड देन होती है जेनाइटल। जो ओरल स्टेज होती है वो 0 से 18 ईयर्स तक होती है, ठीक है। एनल स्टेज होती है वो 18 मंथ से 3 ईयर्स तक होती है। लेटेंसी जो होती है फैलिक आती है, उसके बाद फैलिक होती है 3 to 6 ईयर तक रहती है और उसके बाद लेटेंसी 6 to 12 एंड जेनाइटल स्टेज होती है 12 ईयर ऑनवर्ड्स। अब यहाँ पे जो है ओरल स्टेज का मतलब होता है कि जो बच्चे को पूरा प्लेजर मिलता है वो ओरल कैविटी के अगेंस्ट मिलता है, चीज़ों को मुंह में देता है, रूटिंग सकिंग ये रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं ओरल स्टेज। एनल स्टेज, यहाँ एनल स्टेज में जनरली क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, बच्चे को एनल स्फिंक्टर कंट्रोल करना आ जाता है तो उसको सेंस ऑफ प्लेजर वहाँ से मिल रहा है कि वो नई चीज़ें सीख रहा है, तो इसको बोलते हैं एनल स्टेज। फिर फैलिक स्टेज होती है, फैलिक में 2 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जो इस एज की गर्ल्स होती हैं वो जनरली अपने फादर की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होती हैं और मदर जो है उनको एक दुश्मन जैसी लगती है, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ बॉयज़ होते हैं वो अपनी मदर की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें प्रेजेंट होते हैं फैलिक स्टेज में। लिटेंसी में क्या होता है, लेटेंसी में जो होता है ये 6 ईयर से 12 ईयर्स तक होता है। यहाँ पे बच्चे अपनी सेक्सुअल ऑर्गन्स में प्लेजर फील करते हैं, मास्टरबेशन वगैरह वाली चीज़ें जो हैं लेटेंसी स्टेज में प्रेजेंट होती हैं। जेनिटल स्टेज जो होती है यहाँ पे जो सेक्सुअल प्लेजर है वो आउटसाइड बच्चा सीख करता है, पार्टनरशिप सीख करता है, रिलेशनशिप सीख करता है, तो ये जेनिटल स्टेज होती है। ये सारी फ्लूइड ने दी थी और यहाँ इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है आपका करेक्ट आंसर ए हो रहा है। तो आप इन तरीके के क्वेश्चंस में ज़्यादा समय ना वेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको एक आंसर कंफर्म पता है तो उसको ऑप्शन देख लीजिए, अगर किसी ऑप्शन में वो ऑप्शन सिमिलर पे नहीं है तो आप उसको टिक कर दीजिए। तो यहाँ सीधा आप इसको टिक कर सकते हैं, ये ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। मैंने बोला इस तरीके के क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे यूपीपीएससी एग्जाम में और बम्पर वैकेंसीज हैं, आप सबको भरना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के वैकेंसी में सिलेक्शन के कंपैरेटिव टू सेंट्रल अगर आप बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही एग्जाम को एक आइडियल देख रहे हैं, एग्जाम सारे देने चाहिए, जिसमें सिलेक्शन होगा बाद में आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन एग्जाम मैं यही सलाह दूंगी कि जितने आप एग्जाम्स देंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे है मैच लिस्ट 1 and 2, यहाँ पे आप देखिए डिस्प्लेजिया, सीलिएक डिजीज, पिटेकी एंड निक्टालोपिया। अब जो है डिस्प्लेजिया होता है, डिस्प्लेजिया का मतलब होता है कि जब एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ जब हो जाती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेजिया। ये जनरली बोन्स में जब एबनॉर्मल स्प्राउट निकल जाते हैं, मसल्स में एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हो जाती है, उस केस को हम डिस्प्लेजिया बोलते हैं। अब ए का हो गया 4, अब ये वाला ऑप्शन होगा इसका, लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं। सीलिएक डिजीज क्या है, सीलिएक डिजीज ग्लूटेन एलर्जी है, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको पहले भी पढ़ाया था, दोबारा बता रही हूँ। ये जनरली कई बार आपने सुना होगा कि हम गेहूं या गेहूं से बनी कोई चीज नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, ग्लूटेन होता है। सिमिलरली बहुत अलग अलग चीजों में भी ग्लूटेन होता है। आजकल तो आपको ग्लूटेन फ्री के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे क्योंकि सीलिएक डिजीज आजकल प्रेवलेंट हो रही है। यहाँ पे क्या सिम्टम्स हो जाएंगे सीलिएक डिजीज में, जब भी कैसे पता चलेगा कि सीलिएक डिजीज है, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग प्रेजेंट होगी, पेट एकदम से फूल जाएगा खाना खाते ही, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा सीवियर, तो ये सारे सिम्टम्स इस चीज में प्रेजेंट होंगे सीलिएक डिजीज में। होता क्या है सीलिएक डिजीज में कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ग्लूटेन को दुश्मन समझने लग जाता है, ठीक है। अब जब जैसे ही ग्लूटेन खाया, इम्यून सिस्टम भाग के उसको क्या करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा।
अब एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रही थी। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई बोलते हैं इनको, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और इन्हीं पे खाना जाके क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। अब जब ग्लूटेन यहाँ पहुंचा, इम्यून सिस्टम उनको मारने के लिए आ गया। होता है ना कि जब हम किसी को बचाने की कोशिश करते हैं, हम ऐसे लड़ाई के आसपास हो सकते हैं तो चोट हमें भी लग सकती है। इसी तरीके से विलाई को भी यहाँ पे क्या हो गया, ग्लूटेन और इम्यून सिस्टम की लड़ाई में विलाई क्या हो गई, विलाई रप्चर हो गई, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया भी कम हो गया और ये सीवियर सिम्टम्स भी सारे जो है सीलिएक डिजीज में आ जाते हैं। तो सीलिएक डिजीज क्या है, इंटेस्टाइनल माल एब्जॉर्प्शन है। ये देखिए बी का 3 हो गया। पिटेके, पिटेके क्या होते हैं, हेमरेजिक स्पॉट्स होते हैं। जनरली अगर आपने डेंगू वगैरह में देखे होंगे तो पेशेंट्स को ना लाल लाल चटके जैसे हो जाते हैं लेट डेंगू स्टेज में जाके, उसको हम बोलते हैं हेमरेजिक स्पॉट्स या पिटेके जो है उसको हम टर्म करते हैं। देन निक्टोलोपिया होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ये जनरली विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो है ये प्रेजेंट हो सकता है। तो ये सी ऑप्शन होगा, निक्टोलोपिया इज द साइंटिफिक टर्म फॉर नाइट ब्लाइंडनेस। तो option C is the right answer here. Next, a nurse working in immunization unit, what dose of BCG will be administered to 4-month-old infant who has not taken BCG at birth? अब BCG की वैक्सीन के बारे में हम 3-4 चीजें देखेंगे। BCG को हम क्या बोलते हैं, बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन। अब यहाँ एक क्वेश्चन नहीं हो रहा आपका, हर एक क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आपको रैशनल समझने की जरूरत है साथ साथ। तो आप सिर्फ ऑप्शन को रटिए नहीं, रैशनल सुन लीजिए, ठीक है। बीसीजी बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन होती है, किस चीज से प्रिवेंट करती है, ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करती है, ठीक है। इकलौती ऐसी वैक्सीन है जो कि स्कार छोड़ती है। क्वेश्चन आता है कि कौन सी वैक्सीन है जो कि स्कार छोड़ती है, यही वैक्सीन है स्कार छोड़ती है। कहाँ पे दी जाती है, लेफ्ट आर्म में दी जाती है। लेफ्ट आर्म में देने का कारण है सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना, कि ऐसा ना हो, क्योंकि कई बार पेरेंट्स को नहीं पता होता कि जन्म के समय बच्चे को क्या वैक्सीन दी गई है तो क्या नहीं दी गई है। तो ये ऑल इंडिया प्रैक्टिस है कि कहीं पे भी आप बच्चे की उल्टी बाजू को देखिए, अगर वहां पे निशान बना हुआ है इसका मतलब ट्यूबरक्लोसिस बीसीजी वैक्सीन बच्चे को मिली हुई है। तो ये वैक्सीन क्या सलाह देते हैं पेरेंट्स टीचिंग की अगर बात करूं तो पेरेंट्स टीचिंग को बोलना है कि ये वैक्सीन पकेगी, निशान छोड़ेगी, ब्लिस्टर बनेगा, ठीक है, फूलेगी, और इसमें घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे कोई मसाज ऑयल वगैरह यूज नहीं करना है साइड पे। अब जो है कैसे दिया जाता है, इसको इंट्राडर्मली ये दिया जाता है, ठीक है, इंट्राडर्मली एडमिनिस्टर की जाती है। और एट बर्थ कितनी एडमिनिस्टर की जाती है, 0.05 ml एट बर्थ। और बर्थ के बाद आप कभी भी एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है, बर्थ के बाद आप कभी भी एडमिनिस्टर करेंगे। बर्थ के बाद जनरली अगर नहीं लगी होती तो 1.5 महीने पे जो हम वैक्सीन देते हैं 6 वीक पे, उसके साथ इसको लगा देते हैं। लेकिन बर्थ के बाद इसकी डोसेज कब कितनी हो जाएगी, 0.1 ml। यहाँ 4 महीने का बच्चा है तो उसको देंगे 0.1 ml। और ये कब तक दी जा सकती है लास्ट डोसेज, ये अप टू 1 ईयर। 1 साल से ऊपर का बच्चा अनइम्यूनाइज्ड आया है तो उसको बीसीजी नहीं देंगे। अगर 9 महीने का बच्चा अनइम्यूनाइज्ड आया है आपके पास तो उसको हम बीसीजी दे देंगे। तो अप टू 1 ईयर जो है इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये है बीसीजी के बारे में सारी कहानी, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ रहेगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये बहुत ही शाणे लोग हैं ये यूपीपीएससी वाले, क्योंकि ये एक क्वेश्चन में ही आपसे 4 चीजें पूछ लेते हैं। यही मैच ऑफ द फॉलोइंग में कि आपको पता है नहीं पता, यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि आपको पता है कि कौन सी माइलस्टोन पहले आता है या नहीं आता। वो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको भरपूर मिलेंगे यूपीपीएससी एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि जो चीज सबसे पहले होती है वो उसके बाद उसके बाद उसके बाद, इस तरीके से आपको लगाना है। अब यहाँ देखिए, इरप्शन ऑफ लोअर सेंट्रल इंसीजर, क्लोजर टाइम ऑफ एंटीरियर फोंटेनल, अपीयरेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एंड स्टैंडिंग ऑफ इन्फेंट। अब इनकी एजेस पता होनी चाहिए कि कब ये बच्चे में डेवलप होते हैं। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की अगर बात करूं तो बर्थ के 48 से 72 घंटे में अगर जॉन्डिस डेवलप हो रहा है देन इट इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। देन क्लोजर ऑफ एंटीरियर फोंटेनल, ये कब क्लोज होता है, ये 1.5 साल पे क्लोज होता है, ठीक है। और ये कैसी शेप में होता है, जनरली डायमंड शेप का होता है, ठीक है।
1.5 ईयर पे इसकी क्लोजर होती है। देन इरप्शन ऑफ सेंट्रल इंसीजर, ये जनरली 7 मंथ्स या 6 to 7 मंथ, 7 to 8 मंथ्स पे सबसे पहले बीच के दांत बच्चे के आते हैं, जो सबसे पहले आने वाले टीथ हैं, ठीक है, सबसे पहले इरप्ट होने वाले टीथ होते हैं वो लोअर इंसीजर्स होते हैं, तो ये 7 to 8 मंथ्स में आ जाते हैं। स्टैंडिंग विद सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट जो है बच्चा 10 मंथ के अराउंड जो है ये करना शुरू करता है। तो अगर आपको करेक्ट एज पता है तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। यहाँ सबसे पहले आएगा 3, ठीक है, 3 आएगा, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 3 1, देन उसके बाद 4 आएगा और सबसे बाद में आएगा 2, तो यहाँ ऑप्शन बी रहेगा। देन नेक्स्ट इज ग्रेव्स डिजीज इज, ग्रेव डिजीज क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया, वासा प्रीविया, एब्रप्शियो प्लेसेंटा, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे अगर आपको ग्रेव्स डिजीज पता होगा तो देखिए ग्रेव डिजीज क्या होती है? ग्रेव डिजीज होती है हमारी हाइपरथायरॉयडिज्म। जब हमारा थायराइड ग्लैंड जो है, जब हमारा इम्यून जो ये है हमारा, जब इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट होने के कारण थायराइड ग्लैंड एक्सेसिव अपने T3 एंड T4 हार्मोन जब सिक्रेट करने लग जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्राईआयोडोथायरोनिन और इसको बोलते हैं थायरोक्सिन या टेट्राआयोडोथायरोनिन, ठीक है, ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड इसको बोलते हैं टेट्राआयोडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कहाँ से सीक्रेट होते हैं? थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और ये मेटाबॉलिज्म या ग्रोथ वगैरह वाली चीजों को मॉनिटर देखते हैं, ठीक है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ग्रेव्स डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है, ऑटो इम्यून है जिसमें कि थायराइड ग्लैंड क्या करने लग जाता है, इनका हाइपर सिक्रीशन करने लग जाता है, जिससे कि सिम्टम्स आते हैं हॉट फ्लशेज, हीट इंटॉलरेंस होता है, स्वेटिंग होती है, पाल्पिटेशंस होते हैं, टेकिकार्डिया होता है, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो ग्रेव्स डिजीज में प्रेजेंट होते हैं। होता क्या है? T3 और T4 का बढ़ना। जब T3 और T4 बढ़ते हैं तो TSH क्या होता है? कम होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होता है। हमारी बॉडी में दो तरीके के काम चलते रहते हैं, एक चलता है चीजों का बढ़ना, तो दूसरा चीज करती है इसको कम होने की तरफ, ठीक है, इससे कि बैलेंस बना रहे। तो जब T3 T4 कम होंगे तो थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा जब T3 एंड T4 बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है जिसको बोलते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म। और हाइपोथायरॉयडिज्म भी होता है ऑटो इम्यून कंडीशन में, जिसको हम बोलते हैं हाशिमोटोज डिजीज। ये होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है, लेकिन इसमें जो है T3 और T4 का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, ये हाशिमोटो है, और ग्रेव्स में ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में ये सारे इससे रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ नन ऑफ द अबव ऑप्शन होगा। ये भी आपको बहुत कम एग्जाम्स में देखने को मिलेगा जहाँ नन ऑफ द अबव ऑप्शन ठीक हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नन ऑफ द अबव ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो यहाँ प्लेसेंटा प्रीविया आपको पता है, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लेसेंटा की प्लेसमेंट होती है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। यहाँ पे अर्ली ब्लीडिंग जो है पेशेंट को रिजल्ट कर सकती है डिलीवरी के टाइम पे, और ये ऐसे पेशेंट को हम जनरली बेड रेस्ट की सलाह देते हैं अगर वो पूरा ओस को कवर कर रहा है तो। वासा प्रीविया होता है, वासा प्रीविया में जो बच्चे की ब्लड वेसल्स हैं वो बच्चे की सर के आगे आ जाती हैं, ठीक है। तो इससे जो यहाँ पे सीवियर ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, और ये ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है? ये बच्चे की ब्लड वेसल्स हैं, तो ये ब्लीडिंग जो है वो फिटस से हो रही है। तो वेरी वेरी सीवियर कंडीशन इज वासा प्रीविया, जहाँ पे बच्चे की वेसल्स जो है ब्लड वेसल्स वो बच्चे के सामने आ जाती है, सर के सामने, और वो रप्चर होने के चांसेस होते हैं क्योंकि डेलिकेट होती हैं बहुत। और यहाँ पे जो ब्लीडिंग होगी वो मेटरनल नहीं होगी, वो बच्चे की ब्लीडिंग होगी, फिटस ब्लीडिंग होगी, फिटस डेथ होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए इन केसेस में 34 वीक्स तक ही हम जनरली खींचते हैं और फिर LSCS करके बच्चे को निकाल लेते हैं अगर ये वाली कंडीशन है। एब्रप्शियो प्लेसेंटा आपको पता है कि प्लेसेंटा नॉर्मल जगह पे था लेकिन उसकी प्रीमेच्योर सेपरेशन हो गई है। जनरली किस केस में होता है? सबसे कॉमन केस अगर मैं बात करूं तो ये PIH में होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है? वैसोस्पाज्म होता है, वैसोस्पाज्म होने से प्लेसेंटा अपनी जगह से जल्दी छूट जाता है,
जिसके चलते उसको क्या हो जाता है, जल्दी छूटने की वजह से सीवियर ब्लीडिंग पेशेंट को होगी, उसको बोलते हैं एब्रप्शन प्लेसेंटा। यहाँ पे ग्रेव्स डिजीज पूछा था, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ थायराइड है, जहाँ पे T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है, उसको हम ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। तो ये नन ऑफ द अबव ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय। काला आजार को हम ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। इसमें ब्लैक फीवर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो स्किन होती है वो जनरली फ्लेकी हो जाती है और ग्रेइश जो है स्किन दिखने लग जाती है, इसलिए इसको ब्लैक फीवर के नाम से जाना जाता है। काला आजार जो है वो सैंड फ्लाई से ट्रांसमिट होता है, और जो सैंड फ्लाई इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है उसको बोलते हैं फ्लेबोटमस आर्जेंटिप्स। फ्लेबोटमस आर्जेंटिप्स जो है सैंड फ्लाइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये रेडिविड बग होता है, ये कॉज करता है चगास डिजीज, ठीक है, इसको चगास डिजीज बोलते हैं। ये रेडिविड बग कॉज करता है, और ये सिसी फ्लाई कॉज करती है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस एक डिजीज है जो कि सिसी फ्लाई से कॉज होती है, और मॉस्किटो तो किसी भी डिजीज में इन्वॉल्व हो सकता है, डेंगू में, मलेरिया में, ठीक है, वो मॉस्किटो रहता है। तो बग से चगास डिजीज होती है, और चगास डिजीज को जो है अमेरिकन ट्रेपोसोमनियासिस भी बोलते हैं, अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस बोलते हैं। और ये जो स्लीपिंग सिकनेस होती है इसको हम अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पूछा गया था काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई, दैट इज फ्लेबोटमस आर्जेंटिप्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल। नोट पूछा गया है। प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब होता है कि जो हम कम्युनिटी के लोगों को कम्युनिटी में प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी में प्रोवाइड कर सकते हैं, आप जो है ECIT से याद रखेंगे, ठीक है, ECT होता है ना, ECIT से याद रखेंगे। E फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो पूरी कम्युनिटी में इक्वल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। C फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्राइमरी हेल्थ केयर, कि जब हम लोगों के लिए कुछ करने जाते हैं तो उनका पार्टिसिपेशन होना उस चीज को क्या कर देता है, एनहेंस कर देता है, तो उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। देन इंट्रासेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। इंट्रासेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि दूसरे सेक्टर्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए, जैसे कि हम इन्वॉल्व हैं, ICDS आंगनवाड़ी सेंटर्स इन्वॉल्व हो गए उनके पार्टिसिपेशन में, स्कूल हेल्थ वाले एजुकेशन वाले इन्वॉल्व हो गए। तो इस तरीके से इंट्रासेक्टोरल जो है, इंटरसेक्टोरल अलग अलग सेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होने चाहिए। एंड देन T फॉर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कि जो हम ये सारे काम कर रहे हैं वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए करना चाहिए। यहाँ ड्रग्स देना इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, सो A राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब क्यूलेक्स एक्सेप्ट पूछा गया है, ठीक है। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, फिलियारिसिस एंड वेस्ट नाइल फीवर कॉज करता है। रेफ्ट वैली फीवर इज नॉट कॉज्ड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये जनरली प्राइमरली एक जूनोसिस डिजीज होती है, मतलब एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। एनिमल्स से ये जो किसी भी मॉस्किटो बाइट, इसका कोई पर्टिकुलर जो है पॉजिटिव मॉस्किटो नेम नहीं मेंशन्ड होता है, ये किसी भी मॉस्किटो बाइट से जो है ये एनिमल्स में, या जो उनके एनिमल्स की फीसिस या बॉडी फ्लूइड से अगर कांटेक्ट है तो ये फैल सकती है। तो ये रेफ्ट वैली फीवर इज नॉट बाय द क्यूलेक्स मॉस्किटो। अदरवाइज जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, फिलियारिसिस एंड वेस्ट नाइल फीवर तीनों जो है ये क्यूलेक्स मॉस्किटो से होती है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फिर से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आई में आपको पता है क्या होता है, कैटरैक्ट। अब ऑप्शन में दो ऐसे ऑप्शन है, तो अगले ऑप्शन की तरफ बढ़िए। ईयर में क्या होता है, ओटाइटिस, ठीक है। तो यहाँ D राइट आंसर होगा। आई से कौन सी बीमारी संबंधित है, कैटरैक्ट होता है आंख में, जिसमें क्या हो जाता है, ओपेसिटी ऑफ लेंस, ठीक है, लेंस जो है वो ओपेक हो जाता है। ईयर में क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया। जो मिडल ईयर है उसमें क्या, मिडल ईयर का इन्फेक्शन को हम ओटाइटिस बोलते हैं, मिडल ईयर में इन्फेक्शन। ये जनरली बच्चों में बहुत ज्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि बच्चों की जो ये स्टेचियन ट्यूब है, स्टेचियन ट्यूब जो होती है, जो कि हमारी नेजल और जो हमारी
ईयर कैविटी है उसको उससे जुड़ी है। स्टेचियन ट्यूब स्मॉल होती है, तो अगर सॉरी नॉट नेजल कैविटी जो हमारे जो है रेस्पिरेशन से संबंधित काम करती है। तो जो हमारे अगर बच्चों में क्या होता है, कोल्ड कफ बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए वो कोल्ड कफ स्टेचियन ट्यूब में ट्रेवल करके कान तक पहुंच जाता है और ओटाइटिस मीडिया कॉज कर सकता है। ठीक है। नोज में क्या होता है, साइनोसाइटिस होता है। जनरली जो साइनसेस होते हैं हमारे, यहाँ फ्रंटल साइनसेस होते हैं, यहाँ हमारे मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं, ये होते हैं हमारे इथेमॉइड साइनसेस। ठीक है। देखिए अगर मैं इस तरीके से आई की बात करूं, तो यहाँ पे जो साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, दीज साइनसेस आर नोन एज फ्रंटल साइनसेस। यहाँ इथेमॉइड, ये जो नाक के और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज इथेमॉइड साइनसेस। और ये जो हमारी मैक्सिलरी बोन है ना, यहाँ पे जो साइनसेस प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज मैक्सिलरी साइनसेस। तो ये साइनसाइटिस होता है नोज में, अगर जो है स्वेलिंग वगैरह हो जाती है साइनसेस की, म्यूकस जम जाता है, वो है साइनसाइटिस। और थ्रोट से ये होता है टॉन्सिलाइटिस। तो ये सारी चीजें जो है प्रेजेंट होती हैं, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट द हेल्थ कंसर्न लिंक्ड टू स्ट्रेस। स्ट्रेस इनमें से क्या नहीं करता है। ठीक है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन एंड ट्यूबरकुलोसिस। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का स्ट्रेस से बहुत ही अच्छा नाता है। स्ट्रेस होने से ही जो है हमारा जनरली भी क्या होता है, अगर हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ना भी हो, तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जो डाइजेशन वाली चीज है वो गड़बड़ा जाती है। तो सेम वे यहाँ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज लिंक्ड टू स्ट्रेस। यस। देन डिप्रेशन इज ऑल्सो लिंक टू स्ट्रेस। कोई अपने स्ट्रेस को नहीं हैंडल कर पाता है तो वो किस में, एक्सट्रीम जब चला जाता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। हाइपरटेंशन इज ऑल्सो लिंक टू स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस क्या करता है, बहुत ही सारे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन रिजल्ट होती है। ट्यूबरक्लोसिस इज नॉट रिलेटेड टू स्ट्रेस। तो ये एक क्या है, ट्यूबरक्लोसिस इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये स्ट्रेस से रिलेटेड नहीं है। तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किडनी शेप्ड ब्रिम ऑफ पेल्विस इज नोन एज। अब ये अलग अलग तरीके के पेल्विस दिए हैं, गाइनेकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड एंड प्लेटिकुलॉइड। यहाँ पे जो बेस्ट अगर बेस्ट सुटेबल जो अगर पेल्विस होता है, दैट इज गाइनेकॉइड पेल्विस। ये बेस्ट सुटेबल पेल्विस फॉर नॉर्मल डिलीवरी कहलाता है। और जो एंड्रॉइड पेल्विस होता है, यहाँ पे इसका जो ब्रिम होता है, ऊपर जो ब्रिम होता है, ये हार्ड शेप्ड ब्रिम होता है। ठीक है। और जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस होता है, इसका ओवल शेप्ड होता है ब्रिम। और यहाँ प्लेटोप्लॉइड पेल्विस का ब्रिम जो है वो किडनी शेप्ड होता है। तो ये जो है यहाँ बच्चे का एंट्री होना बहुत ही मुश्किल होता है प्लेटोप्लॉइड पेल्विस में, तो सिजेरियन सेक्शन से जनरली डिलीवरी करानी पड़ती है। तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। मैंने बोला ना, इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो यहाँ पे अलग अलग जो है पॉजिटिव एजेंट्स दिए हुए हैं, उनकी शेप पूछी है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, विब्रियो, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड यर्शेनिया। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो है उसकी शेप होती है चाइनीज लेटर अरेंजमेंट टाइप शेप होती है। ठीक है, 4। देन विब्रियो इज कोमा शेप्ड, बी का 1। देन स्टेफाइलोकोकस की जो शेप होती है, ये देखिए ये वाला ऑप्शन, अभी हम जो चल रहे हैं ये वाला ऑप्शन चल रहा है हमारे साथ साथ, सी का 3 ग्रेप लाइक क्लस्टर्स होते हैं। और यर्शेनिया की जो शेप होती है वो सेफ्टी पिन लाइक जो है अपीयरेंस होती है। ये आप जो है फिगर्स आप देख सकते हैं नेट पे जाके, इस तरीके सिमिलर से तो नहीं लेकिन इस तरीके के आपको वो दिखाई देंगे। तो यहाँ सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, अर्लीस्ट फीचर ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल भी कहलाता है। और विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए जनरली किसके लिए, आईज के लिए बहुत अच्छा विटामिन माना जाता है। दूसरा नाम इसका होता है, दिस विटामिन इज नोन एज एंटी इन्फेक्टिव विटामिन, क्योंकि ये जो है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है। और अगर किसमें अबंडेंट होता है ये बात करें तो येलो जो फूड और सब्जियां होती हैं येलो कलर की, उनमें ये अबंडेंट होता है, काफी मात्रा में होता है। तो ये सारी थी विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए की कमी से जो अर्लीस्ट फीचर होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस।
नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब अंधा होना नहीं है, लेकिन रात के समय थोड़ा कम दिखाई देना इज नाइट ब्लाइंडनेस, जिसकी अगर साइंटिफिक टर्म की बात करूं देन इट इज निक्टेलोपिया। तो बी राइट आंसर होगा। ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा जो है ये लेट सिम्टम है, ये लेट में प्रेजेंट होता है। किराटियोमलेशिया जो है वो जो हमारे कॉर्निया है उस पे क्या हो जाता है, वाइटिश जो स्पॉट्स प्रेजेंट हो जाते हैं, सॉफ्टनिंग प्रेजेंट हो जाती है। देन हाइफेमा का मतलब होता है ब्लीडिंग इन द आई, कि जो हमारे आई का पोस्टीरियर चैम्बर है वहां पे ब्लीड कर जाता है। अर्लीस्ट फीचर पूछा गया है देन इट इज निक्टेलोपिया। नेक्स्ट, एस्थेनोस्पर्मिया इज नोन एज एस्थेनोस्पर्मिया, एब्सेंस ऑफ स्पर्म in semen, low number of sperm count more than 250 millions, reduced sperm mobility। यहाँ एस्थेनोस्पर्मिया का मतलब है reduced sperm mobility, absence of sperm का मतलब होता है एजोस्पर्मिया is known as absence of sperm in the semen, and low sperm count का मतलब होता है ओलिगोस्पर्मिया। ये जनरली जो है स्पर्म काउंट, नॉर्मल स्पर्म काउंट की बात करूं तो स्पर्म काउंट कितनी होनी चाहिए, 50 मिलियन पर ml से लेके 200 मिलियन पर ml तक जो है ये नॉर्मल होती है। एनीथिंग लेस देन 50 ml जो है वो स्पर्म काउंट लेस माना जाता है। और जनरली जो इनफर्टिलिटी के कॉजेज होते हैं उनमें ये सारी चीजें असेस की जाती हैं। अब जब स्पर्म मोटिलिटी रिड्यूस हो जाती है तो जो ड्रग दिया जाता है दैट इज पेंटॉक्सीफाइलिन। पेंटॉक्सीफाइलिन ड्रग दिया जाता है जो कि स्पर्म मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है, तो ये ड्रग रहता है इसमें। नेक्स्ट, राइगर मोर्टिस इज द साइन आफ्टर डेथ, इट अकर्स ड्यू टू। राइगर मोर्टिस किसको बोलते हैं, स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी को बोलते हैं, क्योंकि जो मायोफिब्रिल्स होते हैं मसल्स में, ठीक है, मायोफिब्रिल्स, एक्टिन एंड मायोसिन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही हो जाते हैं, ठीक है, वो सिकुड़ जाते हैं ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, ठीक है, आफ्टर डेथ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है सेल में, जिसकी वजह से राइगर मोर्टिस होता है। ग्रेजुअल डिक्रीज इन टेम्परेचर को हम बोलते हैं एल्गोर मोर्टिस, जब बॉडी का ठंडा पड़ जाना इज नोन एज एल्गोर मोर्टिस। और जहां ब्लड सर्कुलेशन सीज हो जाती है, वो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है, वो 20 to 30 मिनट्स में ऐसा देखने को मिल जाता है आफ्टर डेथ। एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं एडिपोकेयर, जहां पे जो है एडिपोज टिश्यू जो है वो हाइड्रोलिसिस उनकी होने लग जाती है। तो यहाँ स्टिफनिंग पूछा गया था, दैट इज राइगर मोर्टिस। और राइगर मोर्टिस को हम थर्ड स्टेज ऑफ डेथ जनरली बोलते हैं, कि ये बहुत लेट जो है थर्ड स्टेज में जाके डेवलप होता है। ब्लड सर्कुलेशन सीज को हम फोर्थ स्टेज ऑफ डेथ बोलते हैं। सबसे पहले जो है हाइड्रोलिसिस और टेम्परेचर रिडक्शन स्टार्ट होती है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन। अब देखिए दो तरीके की वैक्सीन होती हैं जो नॉर्मली वैक्सीनेशन शेड्यूल में होती है। लाइव वैक्सीन, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन बोलते हैं इसको, और दूसरी होती है किल्ड वैक्सीन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लाइव वैक्सीन में जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, ठीक है, डिजीज कॉजिंग एजेंट हम बॉडी में डाल रहे हैं किस फॉर्म में, लाइव, जिंदा है, लेकिन अटेन्यूएटेड मत का मतलब होता है कि जो उसकी डिजीज कॉजिंग पावर है, ठीक है, जो डिजीज कॉजिंग पावर है उसको बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया गया है, इतना रिड्यूस कर दिया गया है कि वो खुद डिजीज नहीं करेगा, लेकिन इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा, इम्यून सिस्टम को सिग्नलिंग करेगा एंटीबॉडी बनाने के लिए। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन नेवर एवर टू बी गिवन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी लो होती है, वो क्या करेगा कि वो एंटीबॉडी बनाने की बजाय जो हम लाइव डाल रहे हैं उसी से डिजीज हो जाएगी उनको। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में बिग नो टू लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन होती हैं जहां पे डिजीज कॉजिंग एजेंट जो है किल्ड फॉर्म में बॉडी में डाला जाता है और वो एंटीबॉडी बनाते हैं। लाइव वैक्सीन जनरली ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि लाइव चीज जब बॉडी के अंदर जाती है बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है इन कंपैरिजन टू किल्ड वैक्सीन। इनकी जो है पोटेंसी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है। किल्ड वैक्सीन कंपैरेटिवली टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होती है उतनी। लाइव वैक्सीन आर सो मच सेंसिटिव टू द टेम्परेचर। यहाँ पे लाइव वैक्सीन के एग्जांपल पूछा गया है बीसीजी, मीजल्स, कोलरा एंड ए और बी। बीसीजी एंड मीजल्स बोथ आर लाइव वैक्सीन, तो यहाँ डी आंसर रहेगा।
ठीक है। और ये वैक्सीन जो है खोलने के बाद इनको उसी सेम डे डिस्कार्ड करना होता है। मीजल्स और बीसीजी तो ओपन वाइल पॉलिसी में आता है, एक बार खोल दी तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मीजल्स को हमें 2 से 4 आवर में जो है डिस्कार्ड करना होता है अगर हमने मीजल्स को खोल दिया है तो यहाँ लाइव वैक्सीन पूछा गया था, लाइव वैक्सीन इज मीजल्स एंड बीसीजी है। नेक्स्ट किल्ड वैक्सीन, यहाँ किल्ड वैक्सीन है ओपीवी, बीसीजी, एमएमआर, रेबीज, ये तीनों जो है लाइव वैक्सीन है, ठीक है। और रेबीज जो है किल्ड फॉर्म में होता है, तो रेबीज के लिए जो वैक्सीन दी जाती है एंटी रेबीज वो जो है किल्ड फॉर्म में रहती है, तो ये किल्ड वैक्सीन का एग्जांपल है। नेक्स्ट रिवर्स कोल्ड चेन इज यूज्ड फॉर, देखिए जब आप वैक्सीन ट्रांसपोर्ट करते हैं आप वर्ड सुनते होंगे कोल्ड चेन। कोल्ड चेन का मतलब होता है कि वैक्सीन खराब ना हो, वैक्सीन खराब ना हो उसके लिए आप क्या देखते हैं, वीवीएम देखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन वाइल मॉनिटर बोला जाता है, ठीक है। इसको वैक्सीन वाइल मॉनिटर बोलते हैं। ये कुछ कुछ वैक्सीन में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ओरल पोलियो वैक्सीन में तो हम वीवीएम देख के पहचानते हैं कि ये खराब तो नहीं हो गई है। अदरवाइज हम क्या भी कर सकते हैं, शेक टेस्ट भी करके देख सकते हैं कि प्रेसिपिटेट तो नहीं प्रेजेंट है, तो ये टेस्ट उसके देखने के लिए। कोल्ड चेन की टेम्परेचर कितना 2 से 8 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेंटेन होना चाहिए वैक्सीन की पोटेंसी को बरकरार रखने के लिए। तो उसी टेम्परेचर में जब हम बाहर आउटरीच करने जाते हैं या डिस्पेंसरी में भी लगाते हैं तो उसी टेम्परेचर में क्या होनी चाहिए, वैक्सीन स्टोर होनी चाहिए। तो वो कोल्ड बॉक्सेस होते हैं, वैक्सीन कैरियर होते हैं, जिसमें हम आइस पैक्स लगा के वैक्सीन को स्टोर करते हैं, तो वो होता है कोल्ड चेन। रिवर्स कोल्ड चेन का मतलब होता है कि जो सैंपल्स को हम जो है लेबोरेटरी तक पहुंचाते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए। यहाँ पे रिवर्स कोल्ड चेन है ए, कैरिंग स्टूल सैंपल ऑफ पोलियो पेशेंट फ्रॉम पीएचसी टू लेबोरेटरी। जो पोलियो वायरस होता है वो हीट सेंसिटिव होता है। जनरली जो पेशेंट होते हैं एसीपी एएफपी एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, जिनको पैरालिसिस वाला केस होता है, ये देखने के लिए कि उनको पोलियो वायरस तो नहीं है, उनको स्टूल सैंपल लिया जाता है। अब स्टूल सैंपल को जल्दी से जल्दी टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए लेबोरेटरी तक पहुंचाना इज रिवर्स कोल्ड चेन, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द मोस्ट हीट रेजिस्टेंट एंड हीट सेंसिटिव, 2 वैक्सीन पूछ ली, हीट रेजिस्टेंट और हीट सेंसिटिव। ऑल वैक्सीन आर टू बी स्टोर्ड इन 8 to 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो पोलियो वैक्सीन होती है वो हेल्थ सेंटर में तो 2 to 8 पे स्टोर होती है, लेकिन जहां पे डिस्ट्रिक्ट स्टोर होता है वहां पे वो -20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर होती है, ओपीवी पोलियो वैक्सीन, ठीक है। अब एक आइस पैक की अगर बात करें तो आइस पैक में 2 गड्ढे बने हुए होते हैं, उन गड्ढों में हम स्टोर करते हैं बीसीजी एंड मीजल्स, ठीक है। उन गड्ढों में हम बीसीजी और मीजल्स रखते हैं। बाकी जो है वैक्सीन हम इसके ऊपर रखते हैं, जैसे ओपीवी हो गया, ठीक है। और कुछ वैक्सीन हम नीचे रखते हैं, टीटी, डीपीटी, जो टी सीरीज वाली वैक्सीन होती है वो आइस पैक के नीचे रखी जाती है, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट की बात हो गई। यहाँ हीट रेजिस्टेंट होती हैं, हीट रेजिस्टेंस जनरली टी सीरीज वाली वैक्सीन जिनके पीछे टी लगता है, डीटी, टीटी, डीपीटी, और इनमें भी सबसे ज्यादा होती है कैटेगरी, इनमें भी अलग अलग कैटेगरी बनी होती है। तो सबसे ज्यादा जो हीट रेजिस्टेंट होती है वो टीटी वैक्सीन होती है, और सबसे हीट सेंसिटिव इज ओपीवी वैक्सीन अमंग दीज, ठीक है। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी। अगर मैं बात करूं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो ये रेक्टम है, रेक्टम के ऊपर जो कॉलोन प्रेजेंट होता है दैट इज सिग्मोइड कॉलोन। सिग्मोइडोस्कोपी रेक्टम से स्कोप डालते हैं जो कि यहाँ को विजुअलाइज करता है। जनरली कोई कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, बायोप्सी वगैरह करने के लिए हम ये सिग्मोइडोस्कोपी का यूज करते हैं। और इस केस में हम सिम्स लेटरल पोजीशन देते हैं, लेटरल साइड में पेशेंट को लेटा के जो है ये प्रोसीजर किया जाता है। सो द पोजीशन इज सिम्स लेटरल। नेक्स्ट, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है जिससे डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या काम होता है कि वाटर को क्या करता है, कंसंट्रेट करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कराता है, ठीक है, कंसंट्रेट करके एब्जॉर्ब कराता है। जब एडीएच नहीं होगा तो ये कंसंट्रेट नहीं होगा, सारा जो है बाहर निकल जाएगा। ऐसे पेशेंट्स को क्या होता है, पॉलीयूरिया,
पॉलीडिप्सिया, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे इन पेशेंट्स को हमें क्या देना होता है, एडीएच एक्सटर्नली देना होता है, और इसमें से जो एडीएच है वो है डेस्मोप्रेसिन, या इसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये एडीएच की फॉर्म होती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की। ऐसे देने से बॉडी में वाटर बैलेंस बरकरार रहता है, वाटर जो है एक्सेसिव यूरिनेशन, ये सारी चीजें, डिहाइड्रेशन, ये नहीं होता है, ठीक है। थायजाइड डायूरेटिक हम किस चीज में देते हैं, जहां हमें यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है, ठीक है। और डाइऑक्साइड जो है वो मैनिटोल वगैरह, ये उन केसेस में देते हैं जहां पे सेरिब्रल एडिमा को रिड्यूस करना होता है। तो यहाँ डेस्मोप्रेसिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड थेरेपी। स्टेरॉइड जो है, हमेशा स्टेरॉइड कहाँ से रिलीज होता है, एड्रीनल ग्लैंड से। अगर नॉर्मल बात करो तो एड्रीनल में भी दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल मेड्यूला एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं हमारे, कॉर्टिसोल, जिसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, एंड्रोजेंस होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं। और क्या होता है हमारा, एपिनेफ्रिन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये सारी चीजें एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होती हैं। जब कॉर्टिसोल एडिक्वेट अमाउंट में नहीं सिक्रीट होता, या हमें बाहर से देना पड़ता है स्टेरॉइड थेरेपी के रूप में, तो उससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया, स्टेरॉइड से हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, हाइपर होता है, ये नहीं होगा। लॉस ऑफ हेयर नहीं होता है, यहाँ पे तो एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हर्सुटिज्म, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, तो ये भी नहीं होगा। वेट लॉस भी नहीं होता है, यहाँ फैट डिपोजिशन हो जाता है इससे, तो ये भी नहीं होगा। स्टेरॉइड साइकोसिस कैन बी द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द स्टेरॉइड थेरेपी, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच डिजीज इज नोन एज बोन ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर डेंगू को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सीवियर बोन पेन प्रेजेंट होता है, मस्कुलर पेन प्रेजेंट होता है। और डेंगू किससे होता है, एडिस अजिप्टी जो है मॉस्किटो से फैलता है, और ये मॉस्किटो जनरली डे टाइम में बाइट करता है, डेंगू मॉस्किटो, और साफ पानी में ये पैदा होता है, ठीक है। तो डेंगू इज नोन एज बोन ब्रेक फीवर। नेक्स्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर पेशेंट विद एम्पाइमा। एम्पाइमा का क्या मतलब है कि अगर मैं ये लंग्स की बात करूं, ठीक है, ये लंग्स है, तो ये जो लंग के बाहर प्लूरल कैविटी होती है, यहाँ पे पस की फॉर्मेशन हो जाना इज एम्पाइमा। एम्पाइमा के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पोस्ट्यूरल ड्रेनेज करना पड़ता है, इसको निकालना पड़ता है, तो ये बेस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट रहता है। यहाँ पे पेशेंट को सुपाइन ग्रेविटी के इफेक्ट से निकालते हैं, तो जनरली बेड साइड पे बिठा के पेशेंट को हम निडल इंसर्ट करके जो है पोस्टूरल ड्रेनेज करते हैं, तो ये एम्पाइमा में रहता है। एम्पाइमा जनरली कई स्टेजेस में होता है, पहले तो लंग्स जो है थोड़े थोड़े एक्सपेंड करने लग जाते हैं, लेकिन बाद में जो है फिब्रिनोजेनेसिस हो जाता है, यहाँ पे फिब्रिन बन जाते हैं, हार्डनिंग हो जाती है, और उसके बाद तो लंग्स एक्सपेंड ही करना बंद कर देते हैं। और अगर एक्सरे लेते हैं तो एक्सरे में ब्लंट एक्सरे की फाइंडिंग अगर बात करूं तो ब्लंट कोस्टोवर्टिब्रल एंगल जो है वो इसमें दिखाई देता है। जनरली तो यहाँ पे थोड़ा शार्पनेस दिखाई देती है, लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे तो इसकी वजह से ब्लंट कोस्टोवर्टिब्रल एंगल जो है इसमें दिखाई देगा। तो ये एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट पूछा गया था, पोस्टुरल ड्रेनेज विल बी। A 7-year-old girl is to begin her first immunization schedule according to recommended guideline. Which of the following vaccination is not needed? 7 साल का बच्चा है, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं मिली है, अभी स्टार्ट करना है, तो इनमें से कौन सी वैक्सीन नहीं देनी है? पोलियो, मीजल्स, पर्ट्यूसिस एंड मम्स। यहाँ पे हम पर्ट्यूसिस वैक्सीन नहीं देते हैं, ओनली बिलो 7 ईयर्स जो है वो पर्ट्यूसिस वैक्सीन लगाते हैं, क्योंकि देखा गया है कि पर्ट्यूसिस जो बीमारी है वो अंडर 7 एज के बच्चों को ही इफेक्ट करती है, तो यहाँ पर्ट्यूसिस वाला कंपोनेंट हम नहीं देंगे, नीडेड नहीं है। नेक्स्ट, कंडक्टिंग पैप स्मीयर टू डिटेक्ट सर्विक्स कैंसर इज प्रिवेंशन ऑफ। लेवल ऑफ प्रिवेंशन प्राइमोर्डियल होता है, ठीक है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है एंड टर्शरी होता है। जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होता है वो ऐसी पब्लिक में होता है, हेल्थ एजुकेशन जनरली प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन के अंदर आता है। हेल्थ एजुकेशन भी किसको, जिसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। जैसे बच्चों को हम एजुकेट करते हैं अच्छे न्यूट्रिशन के लिए,
या फिर हम जनरल पब्लिक को हम किसी भी अच्छी चीज के लिए, कॉज के लिए बता रहे हैं, तो वो रिस्क फैक्टर में नहीं आ रहे हैं, वो एक हम नॉर्मल तौर पे हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, दैट इज प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमरी का मतलब होता है जहां पे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है लेकिन अभी डिजीज वाली चीज नहीं आई है। जैसे ओबीज लोगों को हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं हाइपरटेंशन के बारे में, तो यहाँ रिस्क प्रेजेंट है, ये आ गया हमारा प्राइमरी में। प्राइमरी में हमारा और भी होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन। ये दो चीजें आती हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूंगी कम्युनिटी के एस्पेक्ट से। तो जैसे बच्चों को विटामिन ए देना मीजल से प्रिवेंट करने के लिए, नाइट ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करने के लिए, तो ये क्या है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन उनको दे रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो है प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी का मतलब है जहां पे भी स्क्रीनिंग आ गई, ठीक है, स्क्रीनिंग आ गई, अर्ली डायग्नोसिस, जहां हम अर्ली डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, वो हो गया हमारा सेकेंडरी। टर्शरी का मतलब है डिसेबिलिटी प्रिवेंट लिमिटेशन, ठीक है, कि डिजीज तो हो गई है लेकिन डिसेबिलिटी नहीं होने देना है। तो यहाँ पूछा गया पैप स्मीयर कर रहे हैं कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, तो ये क्या है, अर्ली डायग्नोसिस करना चाह रहे हैं, तो ये है सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है, बी। नेक्स्ट, टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू स्टोर बीसीजी, मीजल्स एंड एमएमआर। सारी वैक्सीन के लिए जो टेम्परेचर होता है 2 to 8 होता है, एक्सेप्ट पोलियो जहां -20 डिग्री होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ेंगे कि कहाँ पूछ रहे हैं। अगर ये हेल्थ फैसिलिटी में पूछ रहे हैं तो भी पोलियो का 2 to 8 होता है। अगर ये डिस्ट्रिक्ट स्टोर में पूछ रहे हैं जहाँ बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर होते हैं, वहां पोलियो वैक्सीन -20 डिग्री पे फ्रीज रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द चेयरमैन ऑफ हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी को हम मुदलियार कमेटी के नाम से भी जानते हैं। मुदलियार कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी बोलते हैं। याद करने के लिए आप इस तरीके से याद करेंगे, दो टर्म्स में आप कंफ्यूज होते हैं जनरली। एक होती है हमारी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, एक होती है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। प्लानिंग मुदलियार है, डेवलपमेंट कमेटी इज बोर कमेटी, ठीक है। तो यहाँ बी के पास डी होता है, तो इस तरीके से याद रखेंगे, डेवलपमेंट इससे रिलेटेड है, यहाँ पी से रिलेटेड, पी के पास एम है, तो प्लानिंग जो है वो मुदलियार से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मुदलियार कमेटी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ सबसे पहले जो कमेटी आई थी 1946 में, वो बोर कमेटी आई थी, ठीक है। बोर कमेटी ने जो है पीएसएम का कॉन्सेप्ट दिया था, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, कि जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके करिकुलम में 3 महीने का जो है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन भी इंक्लूडेड होना चाहिए। चड्डा कमेटी ने, इस तरीके से याद रखेंगे, चड्डा चड्डी, ठीक है, छोटे कपड़े पहनने से क्या मच्छर काट सकते हैं, तो इन्होंने जो है मलेरिया वाला कॉन्सेप्ट जो है वो चड्डा कमेटी ने दिया था। मुखर्जी कमेटी ने फैमिली प्लानिंग एस्पेक्ट पे बात की थी। तो यहाँ पे जो है हेल्थ सर्वेंट प्लानिंग कमेटी इज मुदलियार कमेटी। ए, याद रखने का तरीका मैंने बताया किस तरीके से आप याद रखेंगे। देन व्हाट इज द कट ऑफ रेट फॉर फास्ट ब्रीदिंग इन अ चाइल्ड हु इज 11 मंथ ओल्ड। 11 महीने का बच्चा है तो उसकी कट ऑफ ब्रीदिंग रहती है मोर देन 50। अगर हम फास्ट ब्रीदिंग बोलना चाहते हैं तो मोर देन 50 इज नोन एज द कट ऑफ ब्रीदिंग फॉर 11 मंथ्स ओल्ड। तो यहाँ पे ये ऑप्शन रहेगा। ये जनरली जब हम निमोनिया वगैरह वाले केस में देखते हैं, वहां पे हमें फास्ट ब्रीदिंग पता होना चाहिए, किसको हम बोलेंगे कट ऑफ, तो यहाँ सी रहेगा। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरवोलेमिया। एंड इंक्रीज पल्स रेट, इसको बोलते हैं टेकिकार्डिया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन से शुरुआत की है, ठीक है, आपको पता ही होगा इन टर्मिनोलॉजीज का। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस में आप जनरली 1-2 ऑप्शन ऊपर नीचे देखते हुए गलती कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखते हुए आप टिक करिएगा कि ए का क्या था, 2 था, तो ए का 2 एक में ही है, तो आप सीधा भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कल भी बताया था ये सीधा टिक करने वाली टेक्निक क्या होती है, टाइम सेविंग टेक्निक होती है। अगर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम में तो ये आपका टाइम सेव करेंगे। और एक बात बोल दूं कि यूपीपीएससी वाले जो भी बच्चे हैं वो इस तरीके से ना याद करिए कि एक का ए होगा दूसरे का बी होगा, तो मैं इस तरीके से याद कर लेता हूँ, रट्टाफिकेशन से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा जी काम, क्योंकि मेंस होने वाला है। मेंस में थ्योरी पूछेगी, थ्योरी तभी लिख पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा वीडियो। नेक्स्ट इज
बूट शेप हर्ट इज सीन इन, जो बूट शेप हर्ट जो है एक्सरे में जर्नली दिखाई देता है, और ये किसके एक्सरे में, टॉफ। अगर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है बच्चे को तो उसके एक्सरे में बूट शेप जो है हार्ट के अगर शेप की बात करें तो इस तरीके से बूट शेप का कुछ हार्ट दिखाई देता है, दैट इज टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में क्या क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होता है। टेट्रोलॉजी बोलते हैं ना, चार, टेट्रा का मतलब है चार डिफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, देन पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा। ये चीजें जो है इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट किस में प्रेजेंट होता है, बूट शेप है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में प्रेजेंट होता है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में जो है बच्चे को टेट स्पेल्स होते हैं। अगर बात करें कि थोड़ा सा भी बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो ब्लूइश होने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है इस केस में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होने की वजह से। तो टेट स्पेल्स होते हैं, और टेट स्पेल्स को प्रिवेंट करने के लिए नी चेस्ट पोजीशन जो है वो रिलीव करने के लिए दी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से आता है, नी चेस्ट पोजीशन। दूसरा, यहाँ पे बच्चा स्क्वेट करने, जैसे पोटे करने के लिए बैठते हैं ना, स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठ जाता है, तो उससे भी ये टेट स्पेल्स जो हैं रिलीव होते हैं। तो ये पोजीशन भी यहाँ पे पूछ लेते हैं, स्क्वेटिंग एंड नी चेस्ट पोजीशन इन बच्चों को दी जाती है ताकि जो है वो साइनोसिस वाले सिम्टम्स रिलीव हो सके। आयोटिक स्टेनोसिस होता है जब आयोटा कैसा हो जाता है, स्टेनोसिस का हमेशा मतलब होता है नैरोइंग, किसी भी चीज़ का नैरो हो जाना। तो जब आयोटा कहाँ से निकलता है, अगर मैं हार्ट की बात करूँ, 4 चैम्बर है ना हार्ट के, ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम है वहाँ पे जो है क्या चीज़ होती है कि वेना कावा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है आयोटा के थ्रू। आयोटा की बात करूँ तो आयोटा एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें असेंडिंग पार्ट होता है, आर्क बोलते हैं इसको, एंड दिस इज डिसेंडिंग आयोटा। तो ये अलग अलग आयोटा की अलग अलग ब्रांचेस जो हैं वो अलग अलग भाग को सप्लाई करती हैं। यहाँ आयोटिक स्टेनोसिस होता है जनरली रूट वाले पार्ट में स्टेनोसिस का हो जाना, ठीक है, और कोआक्टेशन ऑफ आयोटा होता है जहाँ आर्क के यहाँ पे स्टेनोसिस हो जाता है, आर्क के यहाँ पे जो है नैरोइंग हो जाती है। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है। डक्टस आर्टेरियोसिस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फीटल सर्कुलेशन में नॉर्मल होता है। अब ये क्या करता है डक्टस आर्टेरियोसिस कि ये जो है जनरली बच्चे के जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में नहीं जाता, तो उस लंग्स को बाईपास करता हुआ ये जो है हार्ट तक ब्लड को लेके जाता है। अब डक्टस आर्टेरियोसिस कायदे से एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है बंद हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार ये खुला रह जाता है तो कंजेनाइटली ही बच्चे को जो है वो यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, साइनोसिस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ये सारी चीज़ें बच्चे को प्रेजेंट हो सकती हैं, तो इसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो यहाँ आंसर ए होगा, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, जिसमें बूट शेप हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, द फियर ऑफ ओपन स्पेस एंड मीटिंग प्लेसेस मीन्स, ओपन स्पेसेस के फियर को बोलते हैं एगोराफोबिया, एक्रोफोबिया बोलते हैं हाइट, फोबिया किसको बोलते हैं, फोबिया और फियर में क्या डिफरेंस होता है, फोबिया होता है इरेशनल फियर, कि जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता कि क्यों हमें डर लगता है लेकिन लगता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा फोबिया। तो ये एक्रोफोबिया हाइट के डर को बोलते हैं। एचुलोफोबिया जो है डार्कनेस, जो डार्कनेस का डर है उसको बोलते हैं, एंड एग्लोफोबिया जो है बोलते हैं एक्सट्रीम फियर ऑफ पेन। सबको ही डर लगता है लेकिन जो इरेशनल फियर है, बिना किसी रीजन के एक्सट्रीम पेन से फियर है, उसको बोलते हैं एग्लोफोबिया। तो यहाँ पूछा गया है ओपन स्पेस इट इज नोन एज एगोराफोबिया, और क्लोज्ड स्पेस का जो फियर होता है, लिफ्ट में डर लगना, कोई बंद जगह पे डर लगना, सांस फूलना, सांस घुटना, उसको बोलते हैं हम क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो यहाँ आंसर होगा बी।
नेक्स्ट, द प्लेसेंटा इज सेड टू बी रिटेन्ड व्हेन इट इज नॉट एक्सपेल्ड आउट इवन। प्लेसेंटा जो है जनरली आफ्टर बेबी डिलीवरी जो है वो 15 से 20 मिनट में एक्सपेल हो जाता है। अगर वो 30 मिनट के बाद भी एक्सपेल नहीं होता है तो उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा। और 30 मिनट जब प्लेसेंटा जो है रिटेन रह जाता है तो किस चीज़ के चांस होते हैं, हेमरेज, एक्सेसिव हेमरेज होने के चांसेस होते हैं, पीपीएच होने के चांसेस होते हैं, एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस होने के चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ को जो है प्रिवेंट करने के लिए प्लेसेंटा का टाइमली डिलीवर होना जरूरी है। जब भी कभी प्लेसेंटा डिलीवर होता है, प्लेसेंटा का नॉर्मल वेट कितना होता है, 500 ग्राम के अकॉर्डिंग होता है, या फिर 1/6 ऑफ द बेबी वेट हम कह सकते हैं वो प्लेसेंटा का नॉर्मल वेट होता है। अब प्लेसेंटा में दो सरफेस होती हैं, एक होती है फीटल सरफेस और जो दूसरी मदर की साइड होती है उसको बोलते हैं मैटरनल सरफेस। और इनमें प्लेसेंटा में लोब्स प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से लोब्स प्रेजेंट होती हैं। तो कभी भी जब प्लेसेंटा डिलीवर होता है इन लोब्स के लिए चेक करते हैं कि कोई लोब मिसिंग तो नहीं है, कुछ जो है लेयर मिसिंग तो नहीं है प्लेसेंटा की। अगर वो मिसिंग है तो वो सीवियर हेमरेज में लीड कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो 30 मिनट के अंदर जो है प्लेसेंटा की डिलीवरी होनी चाहिए। प्लेसेंटा डिलीवरी के क्या साइन होते हैं, प्लेसेंटा सेपरेशन के लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथनिंग हो जाती है, गश ऑफ ब्लड, एकदम से ब्लड आता है, ठीक है, और जो है यूट्रस का राइज इन द एब्डोमेन, राइज होना यूट्रस का, ये सारी चीज़ें जो हैं प्लेसेंटल सेपरेशन इंडिकेट करते हैं। और रिटेन्ड बोलेंगे अगर 30 मिनट के बाद भी प्लेसेंटा नहीं डिलीवर हुआ तो ए। नेक्स्ट, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स आर। दो तरीके के वाइटामिन्स हम जनरली क्लासिफाई करते हैं, फैट सोल्यूबल एंड दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स जनरली जो है वो घुल के बॉडी से इजीली निकल जाते हैं। फैट सोल्यूबल जो है वो स्टोर होने की टेंडेंसी रखते हैं इन कंपैरेटिव टू वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल जो वाइटामिन्स होते हैं वो होते हैं बी एंड सी, और ए, डी, ई एंड के, ये चारों जो होते हैं ये होते हैं फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। तो यहाँ सी राइट आंसर होगा। Next, the complication of oxygen therapy in preterm infant may be retinopathy of prematurity, atelectasis, tachypnea and weight gain। अगर हम प्रीटर्म बेबीज में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे देते हैं तो उनमें एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। जो रेटिना है उस पर फाइब्रस फॉर्मेशन हो जाती है और इसकी वजह से जो है टोटल और पार्शियल ब्लाइंडनेस जो है बच्चे को हो सकती है। तो ऐसे बच्चों में जो है ऑक्सीजन बहुत ही सोच समझ के देते हैं। और प्रीटर्म की इसको रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया को हम रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी भी बोलते हैं। सो दिस इज द कॉम्प्लिकेशन जो ऑक्सीजन थेरेपी से होती है। एटिलेक्टेसिस का मतलब होता है कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई, ये इससे नहीं होता है, ठीक है। टेकिपनी एंड वेट गेन ऑल्सो डजंट अकर बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बैगेसोसिस इज ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ बैगेज। बैगेज जो है शुगर केन को बोलते हैं। तो बैगेसोसिस जो है शुगर केन के डस्ट के इनहेलेशन से होता है। ये सारी किस में आती हैं, हमारी ऑक्यूपेशनल डिजीज में आती हैं कि हम ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो उनसे होने वाली जो बीमारी है दैट इज़ नोन एज ऑक्यूपेशनल डिजीज़। जो हमारे कार्यस्थल में अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो उस तरीके की बीमारियों को हम ऑक्यूपेशनल डिजीज़ बोलते हैं। जो गन्ने की फैक्ट्री में या फिर चीनी बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं उनको हो सकता है बैगेसोसिस शुगर केन डस्ट से। कॉटन डस्ट से होता है बाइसिनोसिस बोलते हैं, जो कॉटन डस्ट से बीमारी होती है दैट इज बाइसिनोसिस। सिलिका डस्ट से होता है सिलिकोसिस एंड कोल डस्ट से होता है एंथ्रेकोसिस। सो ये जो है बैगेसोसिस पूछा है, सो बी राइट आंसर रहेगा शुगर केन डस्ट। बर्गियर्स डिजीज इज, बर्गियर्स डिजीज जो है उसको हम पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज बोलते हैं। यहाँ पे जो है क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस। यहाँ पे जो पेरिफेरी की ब्लड वेसल्स हैं उनमें वेजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से आगे की तरफ क्या नहीं जा पाता, ब्लड नहीं जा पाता, जिसकी वजह से जो है सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से क्लॉडिकेशन, पेन, जो है ब्लूइश कलरेशन, पिंकिश कलरेशन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस और मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन स्मोकर्स।
ठीक है, जो स्मोकिंग की हिस्ट्री रखते हैं उनमें प्रेजेंट होता है ये। अदरवाइज जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, लेकिन जो स्मोकर्स हैं उनमें ज़्यादातर देखा जाता है। और यहाँ पे एक रेनॉल्ड्स फिनोमिना जो है वो पॉजिटिव होता है इन पेशेंट्स में, और क्लॉडिकेशन, ये सारी चीज़ें इनमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये है थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस। ये एक्यूट वल्वुलर डिसऑर्डर, ये सारे जो हैं हार्ट से, कार्डियक से रिलेटेड हैं, तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं हैं। ये पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज का एक टाइप है एंड दिस इज नोन एज थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है, कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं और कुछ जो है वाइटामिन्स के दिए गए हैं कि इसका मतलब है कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो बेरी थायमिन की कमी से, पेलेग्रा नियासिन की कमी से, स्कर्वी जो है एस्कॉर्बिक एसिड एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पायरोडॉक्सिन। बेरी थायमिन से होता है, जिसको विटामिन B1 भी बोलते हैं, उसकी कमी से बेरी होता है। पेलेग्रा जो है B3 नियासिन जो जिसको बोलते हैं उससे होता है पेलेग्रा, और जो है पेलेग्रा में जो है डर्मेटाइटिस और डायरिया, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। देन स्कर्वी जो है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C की कमी से होता है एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पायरोडॉक्सिन की कमी से नहीं होता है। ये किससे होता है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से जनरली न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट होता है। तो यहाँ डी करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज, फैलोपियन ट्यूब इसको हम जो है साल्पिंजिस बोलते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ में इन्फेक्शन की टर्म होती है तो उसमें आईटीएस लगा देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज साल्पिंजाइटिस। मेट्राइटिस होती है अगर हम यूट्रस की वॉल की इन्फ्लामेशन हो जाती है, उफ्राइटिस होती है अगर ओवरीज में इन्फ्लामेशन हो जाती है, और वेजाइनाइटिस होती है अगर वजाइना में इन्फ्लामेशन हो जाती है। यहाँ साल्पिंजाइटिस पूछा गया, जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से ऐसा देखने को मिलता है, तो यहाँ सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट फॉर, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है जनरली जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें तो वो 20 से 30 सेकंड तक लास्ट होती है, तो यहाँ सी करेक्ट ऑप्शन होगा। वो जनरली मोर देन 20 और लेस देन 30 होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन, तो इट इज़ 20 to 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट, इंजरी टू अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस रिजल्ट्स इन, अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी इनमें से क्या कॉज करती है। अगर अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस की बात करूं तो ये कॉज करती है एर्ब्स पाल्सी। एर्ब्स पाल्सी में जो सर्वाइकल 6 से लेकर सर्वाइकल 7 के बीच में इंजरी हो जाती है, और यहाँ अपर एक्सट्रीमिटी पैरालिसिस जो है इस केसेस में देखने को मिलता है। फेशियल पाल्सी होती है जनरली जो 7th क्रेनियल नर्व है हमारी फेशियल नर्व, उसके डैमेज से होती है। फ्रेनिक पाल्सी जनरली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, एंड क्लुम्बेक्स पाल्सी होती है जो कि C8 से T1 के बीच में इंजरी से होती है। तो यहाँ अपर, सबसे अपर जो है एर्ब्स पाल्सी हो रही है C5 से C6, क्योंकि सबसे ऊपर क्या होते हैं, सर्वाइकल कॉलम्स होते हैं 8, उसके बाद थोरेसिक होते हैं 12। तो यहाँ सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है, 8 में से भी 5 और 6 आ रहा है, जिसमें इंजरी होने से क्या होता है, एर्ब्स पाल्सी होता है, डी। नेक्स्ट, कॉप्लिक स्पॉट्स आर द फीचर ऑफ विच डिजीज इन चिल्ड्रन। कॉप्लिक स्पॉट जो है, कॉप्लिक स्पॉट को सोचते ही क्या है, मीजल्स ध्यान में आ जाता है। मीजल्स के फीचर होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो बक्कल म्यूकोसा है, जो ओरल कैविटी है अंदर से, उसमें ओरल वाइट जो है, वाइटिश कलर के अल्सरेशन जैसे फॉर्म हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम मीजल्स। मीजल्स को हम रूबियोला भी टर्म करते हैं, ठीक है, रूबियोला भी इसको टर्म किया जाता है, अनदर नेम फॉर मीजल्स। इसकी जो इंक्यूबेशन होता है वो जनरली 11 से 12 दिन, या एवरेज की बात करूँ तो वो 14 दिन के अराउंड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि कब ये वायरस हमारे शरीर में गया और कब इसने अपने सिम्टम्स दिखाए, द फर्स्ट सिम्टम विच अपीयर्स, ठीक है। तो ये उसको बोलते हैं, उस टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो यहाँ मीजल्स के में कॉप्लिक स्पॉट जो है प्रेजेंट होते हैं, और रैश जो है मीजल्स के वो कहाँ से शुरू होते हैं, फेस से स्टार्ट होते हैं और फिर बॉडी, ट्रंक, नेक जो है वहाँ पे फैलते हैं। तो यहाँ पे ये है मीजल्स के साइन।
चिकन पॉक्स के रैशेज जो हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, एब्डोमेन से शुरू होते हैं, ठीक है, और उसके बाद फैलते हैं। जर्मन मीजल्स ये नहीं है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है 1980 में, वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुका है। 1977 में ये इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है। तो यहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट पूछा गया था, इट इज मीजल्स। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज असर्शन एंड अदर इज रीजन। तो यहाँ पे बोला है कि दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन है, दूसरा उसका रीजन है। तो ये बताना है कि इनमें से नीचे दी गई चीज़ों में से क्या ठीक है। असर्शन है कि जब प्लेसेंटा इम्प्लांटेड पार्शियली और कंप्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। अगर प्लेसेंटा को जनरली कहाँ पे इम्प्लांट होना चाहिए, अपर सेगमेंट में होना चाहिए। अगर वो लोअर या ओस के बिल्कुल पास है तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। ये स्टेटमेंट ये कह रही है, तो हाँ बोलते हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ठीक है, ट्रू बोल देते हैं इसको, ठीक है। द फर्टिलाइज्ड ओवम ड्रॉप डाउन एंड इम्प्लांट इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ये इसका एक कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी इनमें से एक कारण है कि फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो नीचे इम्प्लांट हो गया है। जब फर्टिलाइज्ड ओवम नीचे इम्प्लांट हुआ तो प्लेसेंटा भी ऑब्वियसली नीचे बनेगा, तो इसीलिए ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ बॉय हैज IQ ऑफ 45, हाउ शुड ही बी क्लासिफाइड एज। अगर IQ 45 है, जनरली जो है 30 से लेके 50 तक, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लासिफिकेशन दी गई है। तो इसको हम मॉडरेट जो है मॉडरेट बोलते हैं। तो यहाँ इसको मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन बोलेंगे। प्रोफाउंड बोलते हैं अगर लेस देन 20 होता है, सबसे सीवियर केस होता है प्रोफाउंड वाला। सो इट इज़ लेस देन 20 और 20 से 30 के बीच में इट इज़ सीवियरली मेंटल रिटार्डेशन। तो यहाँ पे 45 है तो इट इज़ मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन ए। Next, an act of painlessly putting a person to death suffering from incurable or distressing phase is known as, इसको हम बोलते हैं मर्सी किलिंग, ठीक है। मर्सी किलिंग जो इंडिया में बैंड है लेकिन बाहर की कंट्रीज में ये अलाउड होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आपको पता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे एक ब्रेन डेथ वाला पेशेंट है जो कि वेंटिलेटर पे सांस ले रहा है। आपको पता है कि ये कितने, एक दिन सांस ले लेगा, 2 दिन ले लेगा, ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है और फैमिली पे भी इकोनॉमिक बर्डन जो है वो बढ़ रहा है। तो उसके सारे ड्रग्स को विड्रॉ करके, उसका वेंटिलेटर सपोर्ट करके जो उसको डेथ दी जा रही है उसको बोलते हैं मर्सी किलिंग। और ये पेनलेसली जो है किसी दूसरी बीमारी से वो सफ़र कर रहा है उससे निजात दिलाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इस टर्म को मर्सी किलिंग या फिर यूथनेशिया टर्म किया जाता है, ठीक है। ऑटोप्सी क्या होती है? ऑटोप्सी तो हम जब आफ्टर डेथ पोस्टमार्टम जो होता है उसको ऑटोप्सी टर्म किया जाता है। एम्बेलिंग होता है जहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है ह्यूमन रिमेन्स को, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग ह्यूमन रिमेन्स इज नोन एज एम्बेलमिंग। यहाँ पे मर्सी किलिंग पूछा गया है, इथनेशिया इज द टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट, एक्सोगैमी इज, एक्सोगैमी होता है एंडोगैमी। गैमी का मतलब होता है मैरिज, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। तो यहाँ पे मैरिज आउटसाइड द कास्ट और ग्रुप इज नोन एज एक्सोगैमी। एंडोगैमी का मतलब होता है विद इन द ग्रुप। और एक्सपेरिमेंटल और कंपेसिनेट मैरिज ये नहीं है, तो एक्सोगैमी पूछा गया है, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। यहाँ पे इस तरफ जो है लिस्ट 1 में कुछ बीमारियाँ दी गई हैं, लिस्ट 2 में जो है वाइटामिन दिए गए हैं कि कौन से वाइटामिन से क्या बीमारी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी रिकेट्स, अनीमिया। नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, निक्टोल्पिया भी बोलते हैं जो इसकी टर्मिनोलॉजी है। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम मैंने कल बताया था, इसको क्या भी बोलते हैं, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन होता है ये। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। बेरी होता है B1 जिसको हम थायामीन बोलते हैं, उसकी कमी से। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। एंड अनीमिया होता है आयरन की कमी से। तो ए का 4 यहाँ पे है, बी का 3 ये है। तो बी जो ए का 4, बी का 3, सी का 2, तो ये सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इधर जो है कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं, उधर जो है उनके मीनिंग्स दिए गए हैं। तो ये देखना है कौन सी टर्मिनोलॉजी का क्या मीनिंग है। फ्रैक्चर,
स्ट्रेन, ब्रूजिंग एंड डिसलोकेशन। फ्रैक्चर जो है यहाँ ग्रीन स्टिक एक फ्रैक्चर का टाइप है जो जनरली किन में होता है, चिल्ड्रन में बहुत कॉमन जो फ्रैक्चर, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर अगर पूछेंगे तो दैट इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। स्ट्रेन होता है मसल इंजरी, ठीक है। ब्रूजिंग होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड डिसलोकेशन होता है डिस्ट्रप्शन अगर जॉइंट जो अपनी जगह से हिल गया है। तो ए का जो है वो 3 है, बी 4, ए 3 बी 4, ये बी करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये IMNCI के अकॉर्डिंग है। IMNCI होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो इसके जो है इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को कैटेगराइज करते हैं और इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, पिंक कैटेगरी, देन येलो एंड ग्रीन। पिंक का मतलब होता है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल रेफरल। येलो कैटेगरी का मतलब होता है बच्चे के साइन एंड सिम्टम के आधार पे बच्चे को क्लासिफाई किया जाता है। येलो का मतलब होता है OPD एंड ग्रीन का मतलब होता है होम ट्रीटमेंट। तो ये जो है ये IMNCI है। IMNCI में इनमें से सबसे पहले असेस करते हैं बच्चे को, असेस करने के बाद क्लासिफाई करते हैं उसकी इलनेस कौन सी कैटेगरी में आती है, उसका ट्रीटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए एंड देन हम ट्रीट करते हैं। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो रहेगी 1, 4, 2 एंड 3। 1, 4, 2 एंड 3, ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट एंड सेलेक्ट द कोड। यहाँ पे कुछ जो है सेल्स के नाम दिए गए हैं, इधर जो है हार्मोन्स दिए गए हैं कि कौन से सेल्स जो है उनको सिक्रेट करते हैं। जो थायरोड्रॉप्स होते हैं वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से सिक्रेट होते हैं। गोनेडोट्रोप्स जो होते हैं, ठीक है, गोनेडोट्रोप्स जो गोनेडोट्रोप्स होते हैं वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को बोलते हैं। कॉर्टिकोट्रोप्स जो हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स को बोलते हैं। लैक्टोट्रोप्स जो हैं प्रोलैक्टिन को बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हेन अ वुमन हैज सेवरल हस्बैंड दिस इज नोन एज। अगर एक वुमेन के बहुत सारे हस्बैंड है तो उसको बोलते हैं, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, एंड्रस का मतलब होता है मेल्स एंड हस्बैंड। तो यहाँ मल्टीपल हस्बैंड होना इज नोन एज पॉलीएंड्रस। पॉलीगाइनस का मतलब होता है मल्टीपल वाइफ होना। और पैट्रीलिनियल फैमिली का मतलब होता है जहाँ पे जो शादियाँ होती हैं वो फादर के साइड वाले रिलेशन से होती हैं। और डियोलोकल फैमिली ऐसी फैमिली होती हैं जहाँ हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो दूर रहते हैं, एक दूसरे से अपार्ट रहते हैं, दैट इज नोन एज डियोलोकल फैमिली। तो दिस इज यहाँ पूछा सेवरल हस्बैंड, तो पॉलीएंड्रस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, एक असर्शन है दूसरा रीजन है। तो स्टेटमेंट है कि डायबिटीज मेलाइटिस एंड हाइपरटेंशन आर गुड एग्जांपल ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना एंड बोथ आर नॉन कम्युनिकेबल। येस, बोथ आर नॉन कम्युनिकेबल। आइसबर्ग फिनोमिना का मतलब होता है कि आइसबर्ग क्या होता है, समुद्र के नीचे बहुत सारा फैला हुआ होता है। इनको बोलते हैं हम सब क्लिनिकल केसेस, जो कि होते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो डायग्नोज जो हो पाते हैं सिर्फ डायग्नोज वालों को हम बोलते हैं क्लिनिकल केसेस। तो ये सब क्लिनिकल केसेस को इंडिकेट करता है। और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का भी ऐसा ही है कि बहुत सारे लोगों में होता है लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कराते, वो हिडन रहता है। तो ये आइसबर्ग फिनोमिना के अंतर्गत भी आता है और नॉन कम्युनिकेबल भी है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड का हम क्या भी बोलते हैं, परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये परमानेंट नहीं होता है, 5 से 10 साल के लिए होता है। हार्मोनल मेथड, दीज आर ऑल्सो नॉट परमानेंट। मेल स्टरलाइजेशन या जिसको हम वेसेक्टमी बोलते हैं वो परमानेंट होता है, तो ये सही है। फिजिकल मेथड इज बैरियर मेथड, वो परमानेंट नहीं होता है। किन में सलाह दी जाती है, जिनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, फैमिली कंप्लीट है और एजेड कपल हैं, उनमें ये मेथड अडॉप्ट करने की सलाह दी जाती है, मेल या फीमेल स्टरलाइजेशन, जिसको हम टर्मिनल मेथड बोलते हैं। सी। नेक्स्ट, विच फेज ऑफ द हेल्पिंग रिलेशनशिप इज ऑल्सो नोन एज ओरिएंटेशन फेज। ये 4 फेज होते हैं, ठीक है, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के फेज, प्री इंटरेक्शन, इंट्रोडक्टरी या फिर वर्किंग एंड टर्मिनेशन। इंट्रोडक्टरी फेज को हम ओरिएंटेशन फेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो।
इस तरीके के क्वेश्चन भरपूर मात्रा में मिलेंगे आपको किसमें, यूपीपीएससी एग्जाम में, जहाँ पे आपको जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग जो आप बचपन में करते थे वो यादें आपकी ताज़ा कराएंगे दोबारा से। तो यहाँ पूछा गया है कि अलग अलग कलर के बैग में क्या क्या जाता है, जो कि है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस। और जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स है अभी 2016 में अमेंडमेंट हुई है रूल्स में, कुछ कुछ बैग्स के कलर चेंज हुए हैं। जो पहले रूल्स होते थे वहाँ पे क्या होता था, क्लोरीनेटेड बैग्स होते थे, जहाँ पे जो है पानी में क्लोरीन घोल के उसमें चीज़ों को डिप करके दिया जाता था। लेकिन अब जो है ड्राई बैग्स होते हैं, कोई क्लोरीनेटेड बैग्स का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। तो कुछ कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो एक्ट में आई हैं। यहाँ पूछा गया है रेड बैग में क्या जाता है, येलो में ब्लूइश वाइट पंचर प्रूफ बैग। एंड अब ये ब्लूइश वाइट नहीं होता है, ये वाइट पंचर प्रूफ बैग होता है। ये पहले का क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है, उस टाइम पे ऐसा होता होगा। तो यहाँ होता है वाइट पंचर प्रूफ बैग एंड ब्लैक बैग। अब जब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइन की बात करते हैं तो वहाँ पे होता है, याद रखिएगा, जो सारा प्लास्टिक वेस्ट है, ठीक है, वो सारा प्लास्टिक वेस्ट रेड में जाता है आफ्टर कटिंग, ठीक है, रेड में जाता है आफ्टर कटिंग। और जितना भी एनाटॉमिकल वेस्ट है, जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं, प्लस जो पट्टियां हैं, ब्लड स्टेन्ड पट्टियां हैं, वो सारी जाती हैं येलो में। और येलो वो बैग है जिसको क्या किया जाता है, इंसिनरेट किया जाता है। इंसिनरेट का मतलब है इसको हाई हीट पे जला दिया जाता है, ताकि जो है इससे हार्मफुल गैसेस जो हैं वो इवॉल्व ना हो, तो एकदम से फटाक से इसको जला दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ रेड बैग पूछा गया है, यहाँ प्लास्टिक का आप देख लीजिए, रेड बैग जो है लेटेक्स रबर जो है वो जाएगा, ग्लव्स जाएंगे रेड बैग में। और सिमिलरली येलो बैग में क्या जाएगा, येलो बैग में जाएंगी बैंडेजेस जाएंगी, देन वाइट में जाएगा निडल्स एंड ब्लैक में जाएगा स्टेशनरी। तो यहाँ A2, B1, C4 एंड D3, तो यहाँ 2 आंसर होगा, A2, B1, C4 एंड D3। तो ये इस अकॉर्डिंग कि कौन सा वेस्ट किस कैटेगरी में जाना है, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इन अ 2 to 12 months baby which respiratory indicator may be which respiratory rate may be indicator of pneumonia। अगर निमोनिया की बात हो रही है, ठीक है, तो निमोनिया अगर नियोनेट्स की बात है, नियोनेट्स मतलब अप टू 2 मंथ्स ये कंसीडर करते हैं, तो यहाँ 60 और मोर देन 60 अगर है तो वो इसका मतलब है निमोनिया है, रैपिड रेस्पिरेशन है। अगर ये अंडर 1 ईयर 2 to 12 मंथ्स, ठीक है, अंडर 1 ईयर की बात हो रही है तो कट ऑफ होती है 50। और अगर 2 to 5 ईयर्स की बात हो रही है तो ये होती है लेस देन और इक्वल टू 40। तो यहाँ इस एज ग्रुप की पूछी गई है, तो ये होगा बी आंसर, मोर देन 50 जो है वो 50 कट ऑफ है इस एज ग्रुप की, तो मोर देन 50 को हम क्या बोलेंगे, निमोनिया बोलेंगे। ये गाइडलाइन किसके अकॉर्डिंग है, IMNCI के अकॉर्डिंग है। IMNCI होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। कुछ कुछ बीमारियां हैं जो इसके अंदर जो है डाली गई हैं, निमोनिया, मलेरिया हो गया, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया हो गया, कान की बीमारी हो गई, डायरिया हो गया, इस तरीके की। और यहाँ पे 3 कैटेगरी में बच्चे को असेस करना है और उसके बाद उसको कैटेगरी में डालना है, और वो कैटेगरी डिसाइड करेगी कि बच्चे का ट्रीटमेंट कहाँ होगा। तो ये 3 कैटेगरी होती है, पिंक, येलो एंड ग्रीन। पिंक का मतलब होता है बहुत अर्जेंट है, हॉस्पिटल में रेफर करना है बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ हर कैटेगरी के अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स दिए होते हैं, उन साइन एंड सिम्टम्स को असेस करते हुए हम बच्चों को कैटेगराइज करते हैं। और पिंक कैटेगरी में अगर बच्चा फॉल करता है, इसका मतलब बच्चा सिक है बहुत ज़्यादा और उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल रेफर करना है। अगर वो येलो कैटेगरी में है तो उसका OPD बेस पे हम एंटीबायोटिक वगैरह स्टार्ट करके इलाज कर सकते हैं। और ग्रीन का मतलब होता है होम मैनेजमेंट, अगर हम घर पे बच्चे को बताते हैं, ठीक है। और IMNCI का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फॉलो अप केयर और एजुकेशन टू द पेरेंट्स व्हेन टू रिटर्न, ठीक है। ये अगर उनका येलो और ग्रीन कैटेगरी में इलाज चल रहा है तो उनको डेंजर साइंस के बारे में समझाना है, पर्टिकुलर जो भी बीमारी बच्चे को है, और अगर उसको डेंजर साइन में बच्चा आ रहा है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करने के लिए उनको बताना है। तो यहाँ 2 से 12 महीने के बच्चे की पूछी गई, तो ये बी ऑप्शन होगा, मोर देन 50। देन
व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू इन केस ऑफ ब्लीडिंग वुंड ऑफ लेग ड्यू टू एक्सीडेंट? ब्लीडिंग हुई है, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। तो कभी भी प्रायोरिटी क्या रहती है, हमेशा क्या रहती है, प्रेशर अप्लाई करना रहता है प्रायोरिटी विद अ स्टेराइल ड्रेसिंग, ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। ब्लीडिंग कंट्रोल होगी तो बाकी पैरामीटर्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है धीरे धीरे। तो यहाँ सी करेक्ट आंसर होगा कि डायरेक्ट प्रेशर जो है ब्लीडिंग पॉइंट पे लगाना है विद अ स्टेराइल और क्लीन ड्रेसिंग। नेक्स्ट, विच वन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम? ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम होता है क्लेमाइडिया की वजह से। अगर मदर को जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है, क्लेमाइडल इन्फेक्शन गोनोरिया में भी ये होता है, यहाँ क्लेमाइडल इन्फेक्शन इज द ऑप्शन। क्लेमाइडल इन्फेक्शन में अगर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है तो बच्चे की आंख में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, जिससे कि उसको ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम हो सकता है। और अगर ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम है तो आंख से प्यूरिलेंट डिस्चार्ज, पस गिरना, आंखों का चिपचिपा होना, बच्चे का क्राई करना दर्द की वजह से, ये सारे साइन एंड सिम्टम, आंखों को सूजना, ये सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इस केस में क्या चलता है, इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट जो है वो बच्चे को दिया जाता है। अगर प्रिवेंटिव तौर पे भी जनरली दे देते हैं अगर क्लेमाइडल या गोनोरियल मदर से बच्चे की नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के थ्रू बर्थ होती है तो, ठीक है। तो यहाँ ए करेक्ट आंसर होगा। देन व्हाट इज द रियल पार्कलैंड है ये क्वेश्चन में, ठीक है। दिस इज पार्कलैंड फॉर्मूला। पार्कलैंड फॉर्मूला टू एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट इन फर्स्ट 24 आवर्स। पार्कलैंड फॉर्मूला होता है फ्लूइड रिक्वायरमेंट देखने के लिए इन केस ऑफ बर्न। तो अगर बर्न पेशेंट है उसमें कितना फ्लूइड चाहिए पहले 24 घंटे में, जिसको हम असेस करते हैं पार्कलैंड फॉर्मूला से, और उसको हम असेस करते हैं 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न। टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न ये हम किससे निकालते हैं, रूल ऑफ 9 जो फॉर्मूला है उससे देखेंगे कि कितना परसेंटेज जो है बॉडी जल गई है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और बॉडी वेट जितना होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जितना फ्लूइड आता है, ठीक है, जितना फ्लूइड आता है उसको हमें 24 घंटे में देना होता है। कैसे देना होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 1200 ml फ्लूइड आया है इस फॉर्मूला में वैल्यू रख के, ठीक है। तो ये 1200 हमें 24 घंटे में देना है। पहले 600 ml इमीडिएटली पहले 8 घंटे में देना है और बाकी 600 ml जो है उसके बाद 16 घंटे में देना है। तो पहला हाफ फ्लूइड जितना भी आया है वो 8 घंटे में देना होता है और इस फ्लूइड को हम बोलते हैं इनिशियल फ्लूइड, ठीक है। इनिशियली जो हमें देना पड़ता है दैट इज इनिशियल फ्लूइड। और जब भी हम ये फ्लूइड दे रहे होते हैं हमें वाटर इंटॉक्सिकेशन, कार्डियक ओवरलोड के लिए पेशेंट को मॉनिटर करते रहना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड होने की वजह से कार्डियक ओवरलोड पेशेंट्स को हो जाए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। तो यहाँ ए राइट आंसर रहेगा। दिस इज द पार्कलैंड फॉर्मूला। नेक्स्ट, द पोस्टपार्टम पीरियड एक्सटेंड फॉर हाउ मेनी वीक्स आफ्टर डिलीवरी? पोस्टपार्टम पीरियड होता है इमीडिएटली डिलीवरी के बाद, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, और व्हेन द ऑर्गन्स इन्वॉल्यूट, जब सारे जो ऑर्गन्स थे जो बढ़ गए थे वो अपनी नॉर्मल स्टेट पे वापस चले जाते हैं, उस टाइम को बोलते हैं पोस्टपार्टम पीरियड। और ये जनरली 6 वीक्स यानी 42 दिन का जो है वो माना जाता है। कहीं कहीं बुक्स में ये 8 वीक भी लिखा होगा, लेकिन जो अगर इसका सटीक आंसर की बात करें तो वो 6 वीक रहेगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट इंक्लूडेड इन अपगार स्कोर? अपगार स्कोर होता है जब बच्चे की बर्थ होती है तो 1 मिनट आफ्टर बर्थ इन 5 मिनट्स पे जो है अपगार स्कोर असेस करते हैं। यहाँ पे अपगार जो है इसी के फॉर्मूले से हम देखते हैं मैक्सिमम स्कोर, यहाँ हम वैल्यू करते हैं 0, 1, 2। अपगार होता है एक्टिविटी कि बच्चे की एक्टिविटी कैसी है। अगर नो एक्टिविटी है 0, अगर क्राई कर रहा है 2 देंगे, और जो है फ्लैग्स्ड है तो हम जो है 1 देंगे, ठीक है। और पी रहता है पल्स कि मोर देन 100 है, नो पल्स 0, लेस देन 100 1, मोर देन 100 2। इसी तरीके से ग्रेमेसिस देंगे, ठीक है। जी होता है ग्रेमेसिस, ए होता है अपीयरेंस, एंड आर होता है रेस्पिरेशन। इन सब के आधार पे हम जो है बच्चे को 0, 1, 2 स्कोर के आधार पे हम देखते हैं, और मैक्सिमम स्कोर इसमें होता है 10 और मिनिमम स्कोर होता है 0।
तो ये बच्चे की जो है कैसा बच्चे का आउटलुक है, बच्चे का जो है स्टेटस कैसा है, ये सब असेस करने के लिए हम अपकार स्कोर देखते हैं। तो यहाँ हार्ट रेट भी इसमें है, ठीक है, पल्स, देन मसल टोन भी इसमें है, ग्रेमेसिस, एंड देन कलर ऑफ द बेबी भी है, अपीयरेंस। इसमें ब्लड प्रेशर कंपोनेंट नहीं होता, नोट पूछा था तो ब्लड प्रेशर इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस। फॉल्स परसेप्शंस को हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। डिल्यूजन होता है फॉल्स बिलीफ, ठीक है, बिलीफ होता है डिल्यूजन्स, और इल्यूजन होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई, कि कुछ चीज़ प्रेजेंट होती है लेकिन हम उसको क्या है गलत इंटरप्रेट कर देते हैं, जैसे रस्सी का सांप दिखना इस तरीके से, लेकिन वह रस्सी प्रेजेंट है। डिल्यूजन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, डिल्यूजन में एक बिलीफ होता है लोगों को, जैसे डिल्यूजन ऑफ, एग्जाम्पल के तौर पे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इस डिल्यूजन में लोगों को वहम होता है कि कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मेरे पीछे पड़ा है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, यहाँ लोगों को रहता है कि मैं बहुत ही महान आदमी हूँ, मैं बहुत ही ग्रैंड आदमी हूँ, तो इस तरीके के डिल्यूजन्स प्रेजेंट होते हैं। डिलीरियम जो है वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का जाना या डिसोरिएंटेशन का होना इज डिलीरियम। तो यहाँ फॉल्स परसेप्शन पूछा गया है, दैट इज हेलुसिनेशन। Next, in which type of abortion the cervical os remain closed and there is no passage of tissue? अबॉर्शन के कौन से टाइप में जो सर्वाइकल ओस है, जनरली क्या होता है, अगर अबॉर्शन होता है तो ये सर्वाइकल ओस खुल जाती है, ठीक है, ओस ओपन हो जाती है, सारे प्रोडक्ट जो है बाहर निकलते हैं। लेकिन कौन से टाइप में जो है ओस क्लोज रहती है और कोई पासेज ऑफ टिश्यू नहीं होता? कंप्लीट अबॉर्शन, इनएविटेबल, इनकम्प्लीट एंड थ्रेटन्ड। ये होता है थ्रेटन्ड अबॉर्शन में। थ्रेटन्ड का मतलब है कि अभी खतरा है, अबॉर्शन हो सकता है लेकिन हुआ नहीं है। जनरली थ्रेटन्ड अबॉर्शन में क्या होता है, पेशेंट को स्पॉटिंग हो जाती है, ठीक है, थोड़ा जो है ब्लीडिंग होगी, हल्की सी ब्लीडिंग होगी, तो उसको बोलते हैं थ्रेटन्ड अबॉर्शन है। यहाँ पे ही पेशेंट को रोक दिया जाता है, फ्लूइड वगैरह दे के, बेड रेस्ट दे के, अगर नीडेड है तो हॉर्मोन्स देके जो है प्रोजेस्टेरोन वगैरह, यहाँ पे पेशेंट को प्रेगनेंसी को रोक दिया जाता है। तो इस अबॉर्शन में, थ्रेटन्ड अबॉर्शन में ओस नहीं खुलती है और कोई टिश्यू जो है वो पास नहीं होते हैं, कंप्लीट में पूरा प्रोडक्ट निकल जाता है। इनएविटेबल में भी, जिसको रोका नहीं जा सकता, जो अच्छे से स्टार्ट हो गया है, जिसमें टिश्यूज आने स्टार्ट हो गए हैं, और जहाँ पे टिश्यूज आने स्टार्ट होंगे वहाँ ओस डायलेट करेगी, ठीक है। और सी, इनकम्प्लीट अबॉर्शन का भी मतलब है कि निकल तो गया है प्रोडक्ट लेकिन कुछ जो है यहाँ पे रह गया है, जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। और इनकम्प्लीट अबॉर्शन जो है सीवियर हेमरेज में लीड कर सकता है रिटेन्ड प्रोडक्ट की वजह से। तो यहाँ डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन मैनेजमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक? एट्रोपिन, एड्रेनलिन, टेरिफाइलिन, अमाइनोफाइलिन। यहाँ पे ये दोनों ड्रग्स तो क्या हैं, ब्रोंकोडाइलेटर हैं। एट्रोपिन भी इस केस में नहीं दिया जाता है, एड्रेनलिन दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो इन केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है ये एपिनेफ्रिन दिया जाता है, जो बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, ठीक है, जो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के टाइम पे एडमिनिस्टर किया जाता है। सो दिस इज एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन। अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9। फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर 8 होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, और फैक्टर 9 होता है क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर को हम एंटी हीमोफिलिक बी फैक्टर भी बोलते हैं और इसको एंटी हीमोफिलिक ए फैक्टर भी बोलते हैं। तो इन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है जो बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, और इस डिसऑर्डर की वजह से जो है बच्चे को अगर कहीं चोट लगती है तो वो जॉइंट्स में जो है सीवियर ब्लीड कर सकता है, क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है तो क्लॉट नहीं होना जानता ब्लड, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी से होता है हीमोफीलिया बोलते हैं। और ऐसे बच्चे को लाइफ टाइम क्या देना पड़ता है, जिस फैक्टर की कमी होती है उस फैक्टर का कंसनट्रेट जो है वो देना पड़ता है, ठीक है। और ये कंसनट्रेट के टाइमिंग पूछ लेते हैं। कंसनट्रेट जनरली मॉर्निंग टाइम में देना होता है, क्योंकि डे टाइम में बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है, तो मॉर्निंग में अगर कंसनट्रेट देंगे तो वो पूरा दिन असर करेगा और बच्चे को ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये रहेगा बी, हीमोफीलिया।
देन व्हाट इज द टोटल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एन एवरेज प्रेगनेंसी। अगर एवरेज प्रेगनेंसी की बात करें तो टोटल आयरन रिक्वायरमेंट जो है 1000 mg के अराउंड रहती है। इसमें से जो 350 mg के करीब ब्लड लॉस हो जाता है थ्रू द फीटस एंड प्लेसेंटा, और 250 mg जो है डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी के समय पे जो है चला जाता है ब्लड, और जो बाकी को 450 mg बच गया वो मदर का जो RBCs हैं उनको एक्सपेंड करने के लिए ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से 1000 mg के अराउंड जो है वो ब्लड आयरन रिक्वायरमेंट रहती है इन द प्रेगनेंसी। देन विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के बारे में क्या रॉन्ग है। डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, यस इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा होता है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, इससे कॉज होता है ये, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। शिक्स टेस्ट इज डन टू नो द इम्यूनिटी स्टेटस, शिक्स टेस्ट करते हैं डिप्थीरिया में। डिप्थीरिया मेनली अफेक्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 5 days। ये सारी स्टेटमेंट ठीक है, बस ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ रॉन्ग ही सिलेक्ट करना था कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नहीं करता है, ये जनरली किसको करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। और यहाँ पे जो एक बहुत कॉमन फीचर होता है कि बुल नेक, ठीक है, लिम्फेडिनोपैथी होने से नेक बहुत भारी हो जाती है जिसको बुल नेक अपीयरेंस बोलते हैं, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, नॉर्मली विच ड्रग इज यूज टू डायलेट द प्यूपिल। प्यूपिल जो डायलेट करने के लिए जेंटामाइसिन, ट्रोपिकामाइड, लेवोफ्लॉक्सिन, बीटामिथाजोन, ये क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। लेवोफ्लॉक्सिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। देन जेंटामाइसिन इज ऑल्सो एन एंटीबायोटिक। यहाँ पे ट्रोपिकामाइड दिया जाता है, ट्रोपिकामाइड क्या करता है, एक तो एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी करता है, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी करता है। दूसरा जो है मसल्स को रिलैक्स कर देता है, आई की मसल को, और जो है प्यूपिल की डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल में हेल्प करता है, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल में, तो ये जो है ट्रोपिकामाइड रहेगा आंसर। नेक्स्ट, विच वन इज द मेन एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन एक्शन क्या रहता है। प्रोस्टाग्लैंडिन के बहुत सारे एक्शंस होते हैं, जहाँ कभी भी इंजरी कोई ब्लड वेसल्स को होती है वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है, मेनली जो प्रेगनेंसी में काम आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E एंड F होते हैं, और इनका काम रहता है प्रोस्टाग्लैंडिन का कि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को एक्सिलरेट करने में हेल्प करते हैं, तो ए राइट आंसर रहेगा प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। क्लोज्ड स्पेस के फियर को हम क्लोस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। एक्रोफोबिया, फोबिया हम किसको बोलते हैं, कोई भी इर्रेशनल फियर, कि हमारे पास कोई रीज़न नहीं है कि हमें क्यों डर लगता है लेकिन हमें डर लगता है, ठीक है, तो इर्रेशनल फियर को हम फोबिया बोलते हैं। एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट। साइनोफोबिया होता है फियर ऑफ ब्लू कलर। निक्टोफोबिया होता है, निक्टो मतलब रात है तो फियर ऑफ नाइट या डार्कनेस का फियर जो है वो रहता है। क्लोस्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। नेक्स्ट, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 स्टेजेस ऑफ डाइंग। 5 स्टेजेस ऑफ डाइंग को डाबडा से याद रखेंगे आप, ठीक है, और ये किसने दी थी, कुबलर एंड रॉस ने ये स्टेट्स दी थी। इनका मानना है कि कोई भी बंदे को अगर आप कोई इतनी क्रिटिकल इलनेस है जो बताएंगे तो वो इन 5 स्टेजेस से गुजरेगा। सबसे पहले होगा डिनाइल, देन पहले फिर रहेगा एंगर, फिर बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस सबसे लास्ट में आती है। सबसे पहले डिनाइल करेगा वो कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ के कि मुझे ये नहीं हो सकता, ये सब कुछ। फिर एंगर होगा कि मैं क्यों, मेरे को क्यों हुआ ये, ठीक है। देन बार्गेनिंग होगा कि मुझे ये ना हो कि ये हो जाता, ठीक है। फिर डिप्रेशन में जाएगा, देन एक्सेप्टेंस आएगा। तो ये डाबडा से आप याद रखेंगे, कुबलर एंड रॉस ने दी थी ये स्टेट्स। नेक्स्ट, विच हार्मोन कंट्रोल द सेक्सुअल बिहेवियर। सेरोटोनिन एंड मेलेटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, थायरोक्सिन एंड एड्रेनलिन एंड एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो है एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। एंड्रोजन जो है मेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एस्ट्रोजन जो है फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेरोटोनिन नहीं है इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, मेलेटोनिन भी नहीं है। मेलेटोनिन किस में काम आता है, हमारी सर्काडियन साइकिल जो कि हमारी स्लीप एंड वेक साइकिल है उसके लिए होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट भी कराता है, प्लस जो है लेट डाउन रिफ्लेक्स, जो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स है, लेट डाउन रिफ्लेक्स, उसमें भी हेल्प करता है। वेसोप्रेसिन क्या होता है, हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है जो कि
जो ब्लड है जो वाटर है उसके लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन है। एड्रेनलिन जो है जो हमारे एड्रेनलिन क्या करता है, जो हमारा एड्रेनलिन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है सेक्स हार्मोन के लिए, ये हमारी हार्ट रेट वगैरह या फिर कार्डियक एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये डी आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 and list 2 and select the correct answer using code given below. Cognitive learning, affective and psychomotor. Cognitive learning जो होती है वो होती है नॉलेज। कॉग्निटिव लर्निंग से हमें नॉलेज आती है, अफेक्टिव लर्निंग से हमें एटीट्यूड आता है, साइकोमोटर लर्निंग से हमें स्किल आती है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो है करेक्ट आंसर होगा इसका ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1। यस, ये बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ड्रग में प्रोड्यूस रेड कलर्ड यूरिन आफ्टर इट्स कंजप्शन। यहाँ पे ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रिफैम्पिसिन जो है ये करता है रेड से ऑरेंज कलर यूरिन, और इसमें जो है ये अर्ली मॉर्निंग दिया जाता है, एम्प्टी स्टमक इसको दिया जाता है। तो पेशेंट को अगर ये दे रहे हैं तो बताना होता है कि यूरिन का कलर बदलेगा, तो घबराने की बात नहीं है, ये यहाँ पे नर्सिंग रोल रहता है, ठीक है। तो यहाँ रिफैम्पिसिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लार्ज स्केल वाटर प्योरिफिकेशन कंप्राइजेज ऑल स्टेप्स एक्सेप्ट। लार्ज स्केल प्योरिफिकेशन में क्या 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 है, क्या नहीं होता है, ठीक है। वाटर स्टोरेज, डिसइंफेक्शन, स्क्रीनिंग एंड फिल्ट्रेशन। प्योरिफिकेशन की बात हो रही है तो वाटर को जो है प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वाटर स्टोरेज इज द नॉट इंक्लूडेड इन वाटर प्योरिफिकेशन, तो यहाँ ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द कॉर्ड रिमेन्स अटैच्ड टू मार्जिन्स ऑफ द प्लेसेंटा। यहाँ पे कि मार्जिन में प्लेसेंटा, जनरली जो प्लेसेंटा होता है उसके सेंटर में कॉर्ड लोकेटेड होती है, और अगर उसके मार्जिन में लोकेटेड है तो उसको बोलते हैं बेटलडोर प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा सक्सेंट्रेटा का मतलब होता है कि प्लेसेंटा में बहुत सारी लोब्स होती हैं, अगर कोई लोब जो है दूर पड़ी हुई है अलग से तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा सक्सेंट्रेटा। और वेलामेंटस प्लेसेंटा हम बोलते हैं, वेलामेंटस प्लेसेंटा होता है जनरली प्लेसेंटा को प्रॉपरली अटैच होना चाहिए, ठीक है। अगर ये प्रॉपरली अटैच ना होके कुछ भाग इसका खुला हुआ है जिससे कि ब्लीड हो रहा है, ठीक है, ऊपर से तो अटैच है, नीचे से कुछ भाग खुला है, प्रॉपरली अटैच नहीं है, उसको बोलते हैं वेलामेंटस इंसर्शन। तो यहाँ पूछा गया है कि कॉर्ड जो है मार्जिन पे, उसको बोलते हैं बेटलडोर या मार्जिनेटा प्लेसेंटा भी उसको टर्म किया जाता है। ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विल मेनली हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन खांसने छींकने से फैलता है, तो सबसे ज़्यादा बेटर कौन सा ऑप्शन रहेगा, मास्क पहनना इज द बेटर ऑप्शन, सी। देन विच मॉस्किटो ब्रीड इन आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर जो गंदे पानी में नहीं पैदा होता है, बहुत सारे बार आपने सुना होगा, वो है एडीज अजिप्टी जो डेंगू, येलो फीवर वगैरह कॉज करता है। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है वो मलेरिया जैसी बीमारी कॉज करता है। मेंसोनिया भी जो है ये जहाँ एक्वेटिक प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उस जगह पे पैदा होता है ये मॉस्किटो। तो यहाँ एडीज अजिप्टी करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि फ्रेश वाटर में ब्रीड करता है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन शेड्यूल इन अडल्ट। अडल्ट में पूछा गया है, तो अडल्ट में जो डोज लगती है वो लगती है 0, मतलब आज लग गई है, आज के 1 महीने बाद, और फिर 6 महीने बाद लगेगी। तो 0, 1 एंड 6 इज द शेड्यूल फॉर हेपेटाइटिस इन अडल्ट्स। चलिए शुरुआत करते हैं। द एवरेज वेट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मदर और बच्चे के बीच में जो है एज अ कम्युनिकेशन एक्ट करता है। न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज, ये सारा क्या है प्लेसेंटा के थ्रू होता है। और जो इसका एवरेज वेट होता है वो 500 ग्राम के अराउंड होता है, अबाउट 1/6 ऑफ द वेट ऑफ बेबी। और ये जो है हार्मोनल रेगुलेशन के लिए भी प्रेगनेंसी में जाना जाता है। ये कौन कब तक करता है, एट द एंड ऑफ, मतलब 12th वीक के अराउंड जो है ये फुली फंक्शनल हो जाता है, और प्लेसेंटा तब अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है हार्मोनल प्रोडक्शन की। तब तक जो है ये जब तक प्लेसेंटा एक्टिव नहीं होता तब तक कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हार्मोनल प्रोडक्शन वाला काम देखता है प्रेगनेंसी में। और जब प्लेसेंटा फुली फंक्शनल हो जाता है एट द एंड ऑफ लगभग 12th वीक, तो ये जो है हार्मोनल वाली चीज़ें देखने लग जाता है। प्लेसेंटा जो है बनने कब लग जाता है, 7 to 10th डेज ऑफ कंसेप्शन जो है इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है।
सो वेट पूछा गया था, वेट इज 500 ग्राम के अराउंड ऑलमोस्ट। नेक्स्ट, द अम्बिलिकल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्निक्स कैजियोसा, एमनियोटिक फ्लूइड, ब्लड सब्स्टिट्यूट्स एंड वार्टन्स जेली। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस से बना होता है जिसको वार्टन्स जेली बोलते हैं। और इसका क्या पर्पस होता है, इसका पर्पस यही होता है कि ये शॉक से प्रिवेंट करता है किसी भी तरीके के अम्बिलिकल कॉर्ड को। ये जो है जनरली हाइलोयूरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटन सल्फेट जो है उससे मिलके बना होता है, और ये एक जेल लाइक सब्सटेंस जो है उसकी तरह दिखाई देता है, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी इन मम्स। मम्स जो होता है किससे फैलता है, पैरामिक्सोवायरस फैमिली के वायरस से मम्स होता है। और मम्स में मेनली क्या है, पैरोटिड ग्लैंड्स जो है इनकी स्वेलिंग हो जाती है जिसको पैरोटाइटिस बोलते हैं। और इसकी पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी जो है ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, जब ये स्वेलिंग आना शुरू होता है, साइन एंड सिम्टम आने के ऑलमोस्ट 2 दिन पहले से ज़्यादा इन्फेक्टिविटी होती है, और जिसका एवरेज इंक्यूबेशन होता है वो 16 से 18 दिन का होता है। और जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं मम्स की, वो ऑर्काइटिस, उफ्राइटिस, ये सारी जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो यहाँ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी पूछा था, दैट इज 16 to 18 डेज। नेक्स्ट इज मेजर एपिडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा ए अकर। देखिए बीमारी इस तरीके की जो इन्फ्लुएंजा वाली बीमारी होती है, इनका कुछ कुछ सालों में क्या होता है, केसेस एकदम से बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एपिडेमिक। जब हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, मतलब जो हमने सोचा था कि इतने केस आते हैं और उससे एकदम से ज़्यादा आ जाए, तो उनको बोलते हैं एपिडेमिक हो गया डिजीज़ का। तो इन्फ्लुएंजा ए का एपिडेमिक लगभग 2 से 3 साल में ऐसा होता है कि इसके केस एकदम से जो है हाई कर जाते हैं सीजन में, तो जिसको बोलते हैं कि इसका एपिडेमिक आ गया है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। द कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि किससे होती है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिये। इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पूछा गया है, केस, सब क्लिनिकल केस एंड कैरियर। केस वो होते हैं जिनमें साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। केस वो होंगे जो अच्छे से, जिनमें साइन एंड सिम्टम बीमारी के प्रेजेंट होंगे। सब क्लिनिकल केसेस वो होंगे जिनमें सिम्टम्स जो है बहुत ही माइल्ड होंगे कि वो ओवरलुक कर जाते हैं जनरली, ठीक है। कैरियर वो होते हैं जिनमें कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होता लेकिन डिजीज पॉजिटिव एजेंट उनमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पूछा गया है मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। डिप्थीरिया में तीनों ही सोर्सेज जो है कॉमन होते हैं इन्फेक्शन के। एक आइसबर्ग ऑफ डिजीज होता है, ठीक है। ये बोलते हैं कि समुद्र में जो बर्फ का आइसबर्ग होता है वो छोटा सा दिखता है, तो जो सेलर होते हैं उनको लगता है कि बहुत ही छोटा सा है, जो शिप है वो आराम से निकल जाएगा, लेकिन जो उसका बेस है वो बहुत फैला होता है, और जिसको बोलते हैं कि वो हिडन वाला पार्ट है जो कि बहुत खतरनाक है। इसी तरीके से ये वाले केसेस होते हैं क्लिनिकल केसेस जो कि डायग्नोज्ड होते हैं, जिनसे बचा जा सकता है। क्लिनिकल केसेस से तो क्या है, प्रोटेक्शन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये नीचे होते हैं, हिडन होते हैं, ये होते हैं हमारे सब क्लिनिकल केसेस, जो कि बहुत ही डेंजरस होते हैं क्योंकि ये खुले में घूमते हैं और बहुत ही अच्छे से इन्फेक्शन को स्प्रेड करने की टेंडेंसी रखते हैं। इसको बोलते हैं आइसबर्ग ऑफ डिजीज, ये कॉन्सेप्ट को, ठीक है। नेक्स्ट इज शिक्स टेस्ट इज डन इन। शिक्स टेस्ट जो है वो डिप्थीरिया के लिए ही किया जाता है। शिक्स टेस्ट में क्या करते हैं कि जो डिप्थीरिया टॉक्सिन है वो 0.1 ml इंट्राडर्मल लगा दिया जाता है आर्म में, और दूसरी आर्म में जो है हीटेड इंटॉक्सिकेटेड वाला लगा दिया जाता है, और फिर जो है दोनों आर्म्स को देखते हैं आफ्टर 24 आवर्स, और अगर 5 से 10 mm का जो डायमीटर का अगर बन गया है तो बोलते हैं कि शिक्स टेस्ट इज पॉजिटिव एंड डिप्थीरिया के लिए ये होता है। नेक्स्ट, एडजुवेंट प्रेजेंट इन डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन क्या है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस की वैक्सीन। इसमें जो एडजुवेंट होता है वो होता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट, और इसका क्या काम होता है कि जो पोटेंसी है वैक्सीन की उसको और एनहेंस कर देता है और जो है बढ़ा देता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी, ग्लूटियल डेल्टोइड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई एंड फोरआर्म। ये किस में दिया जाता है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में, जिसको क्या बोलते हैं, वास्टस लैटरलिस बोलते हैं, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। देन प्रेवलेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन। प्रेवलेंस क्या होता है, न्यू प्लस ओल्ड केसेस
और इंसिडेंस क्या होता है, न्यू केसेस। तो जो प्रेवलेंस होता है वो कौन सी चीज से देखते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट से देखते हैं कि जो थोड़े ओल्ड केसेस भी होते हैं वो भी ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव शो करते हैं, तो वो दोनों केसेस को मेजर कर सकता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ पीपीडी। पीपीडी क्या है, प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव, जो कि इंजेक्ट करते हैं वो कितना होता है, वो जनरली 5 TU होता है, 0.1 ml। और ये इतना जो है पीपीडी दिया जाता है। सो 0.1 ml इज द करेक्ट आंसर। और उसका अगर ट्यूबरकुलिन यूनिट में देखें तो वो 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट होता है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजल्ट ऑफ मोन्टॉक्स टेस्ट इज रीड आफ्टर। मोन्टॉक्स टेस्ट का रिजल्ट कितने देर के बाद रीड करते हैं, ये जनरली जो है 48 to 78 आवर्स में रीड किया जाता है। तो आफ्टर पूछा गया है तो आफ्टर 48 आवर्स जनरली इसको रीड करते हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रेजेंट डे वैक्सीन इज सप्लाइड एज। जो बीसीजी की वैक्सीन है अभी जो है फ्रीज ड्राइड वैक्सीन आती है, इसके साथ डाइल्यूएंट आता है, डाइल्यूएंट होता है इसका नॉर्मल सलाइन, उसको डाइल्यूट करके तब इसको यूज करते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डाइल्यूएंट यूज्ड। अब देखिए डाइल्यूएंट पूछा है तो इसका डाइल्यूएंट होता है नॉर्मल सलाइन। जो एमआर वैक्सीन है वो भी फ्रीज ड्राइड आती है और उसका डाइल्यूएंट होता है स्टेराइल वाटर या डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट, द रिकॉन्स्टिट्यूटेड बीसीजी वैक्सीन शुड बी यूज्ड विद इन। रिकॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब है जो घोल दी है, ठीक है, वो वैक्सीन जनरली हमें 2 से 4 घंटे में यूज करनी होती है। अगर हम आउटरीच में हैं, आउटरीच का मतलब अगर हम फील्ड में इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं तो वो 2 घंटे में डिस्कार्ड कर देते हैं, और फैसिलिटी में हम जनरली 4 घंटे तक भी उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ए, 3 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट, द एज फॉर बीसीजी वैक्सीनेशन। बीसीजी का मतलब होता है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। ये जो है किस चीज के लिए प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, टीबी से प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। कहाँ पे देते हैं, लेफ्ट आर्म में देते हैं। कैसे, इंट्राडर्मल। लेफ्ट आर्म में देने का कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, सिर्फ ये है कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी वैक्सीन है जो कि अपना निशान छोड़ देती है। तो ये देखने के लिए कि बच्चे को वैक्सीन मिली है या नहीं है, सीधा उसकी लेफ्ट आर्म को चेक किया जाता है, तो इसीलिए इसको लेफ्ट आर्म में दिया जाता है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। और ये विद इन 1 ईयर, अगर इसको बर्थ पे नहीं दिया गया तो अप टू 1 ईयर, 1 साल तक के बच्चे को ये कभी भी दे सकते हैं। लेकिन डोसेज जो है वो अलग हो जाती है। बर्थ पे इसकी डोसेज रहती है 0.05 ml और फिर उसके बाद रहती है 0.1 ml अप टू 1 ईयर। द टर्म सोशियोलॉजी वॉज कॉइंड बाय। सोशियोलॉजी जो है चार्ल्स मैक्लेंटियर ने इसको कॉइन किया था। सो ए इज द करेक्ट आंसर। देन सोर्स ऑफ मोस्ट पोलियो इन्फेक्शन। मोस्ट पोलियो इन्फेक्शन क्लिनिकल, सब क्लिनिकल, कैरियर, बीएनसी। जो इसका मोस्ट पोलियो इन्फेक्शंस जो हैं वैसे लोग फैलाते हैं जो या तो कैरियर होते हैं या बहुत ही माइल्ड सिम्टम वाले होते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर, सब क्लिनिकल केसेस एंड कैरियर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय हेलमिंथ। हेलमिंथ से जो है इनमें से फिलियारिसिस होती है। हेलमिंथ जो होती है पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, जिनमें कि जो पैरासाइट होते हैं जनरली नेकेड आई से विजिबल होते हैं, इतने बड़े बड़े पैरासाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और जो फिलियारिसिस है वो एक राउंड वॉर्म हेलमिंथ जो है उससे कॉज होती है, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में है। नेक्स्ट, अ कंडीशन इन विच फोरस्किन इज नॉट रिट्रैक्टेड। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं फिमोसिस, जहाँ पे जो पेनिस की फोरस्किन है उसको रिट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। सो फिमोसिस। एपिस्पेडियासिस होता है जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो ऊपर के सरफेस, नॉर्मल जगह पे ना होके अपर सरफेस पे प्रेजेंट होती है, और हाइपोस्पेडियासिस में वो नीचे डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मिसकंसेप्शन एक्सेप्ट पूछा गया है कि मेंटल इलनेस के कौन सा मिसकंसेप्शन नहीं है। मेंटल इलनेस इज क्यूरेबल, मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस इज कॉज्ड बाय सुपरनेचुरल पावर, एंड मेंटल इलनेस पेशेंट्स आर डेंजरस। तो यहाँ पे ये मिसकंसेप्शन नहीं है, कुछ कुछ मेंटल इलनेस आर क्यूरेबल इन नेचर। नेक्स्ट,
ऑल आर द फॉलोइंग ऑफ मेनिंजाइटिस एक्सेप्ट, फीचर्स कौन से हैं मेनिंजाइटिस के? नक्कल रिजिडिटी, पुअर फीडिंग, हाई पिच क्राई एंड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट पूछा गया है तो कॉन्स्टिपेशन इज नॉट द फीचर ऑफ मेनिंजाइटिस, बाकी तीनों हैं तो ये जो है डी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए, ताकि जो है टीचर को मोटिवेशन मिले आपको पढ़ाने के लिए। थैंक यू।